तो अब नेक्स्ट अब देखा जाए। अब यहाँ से देखो, हम कानून व्यवस्था का ना सब कुछ है नहीं यहाँ पे। पूछो। यहाँ जो मतलब वो यहाँ पर लिखा है माध्यमिक स्तर की कार्यकारी और विधायी शक्तियाँ उनके पास ही रहने वाली थी। मतलब ये जो 3 प्रांत बटा गया इनके तीन पास प्रांत कि जो अंग्रेजों के नहीं पास? अंग्रेजों के पास, ठीक है, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये बोल रहे हैं कि अभी हम नहीं जाएंगे, अभी तुम लोग बना लो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और बनाने के बाद ये लोग कौन क्या चीज रोल लिख रहा है कि माध्यमिक स्तर की कार्यकारी क्षेत्रीय इकाइयों का गठन किया जाना था। ठीक है, माध्यमिक स्तर की कार्यकारी क्षेत्रीय इकाइयों का गठन किया जाना था, और माध्यमिक स्तर की कार्यकारी और विधायी शक्तियाँ उनके पास क्या होनी थी, रहने वाली थी। माने माध्यमिक स्तर की जो भी यहाँ पे होगा माध्यमिक, ठीक है, माने जो भी यहाँ पे हिंदू होगा, ठीक है, मुस्लिम होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो भी समस्या होगा यहाँ पे हम लोग क्या रहेंगे, मौजूद रहेंगे, कोई दिक्कत। और हमारे पास दूसरा नंबर में कौन रहेगा, विधायी शक्तियाँ। क्या विधायी शक्तियाँ विधायी मतलब तुम लोग कुछ भी कर लो भाई, जो नियम कानून बना के हम जाएंगे वहीं तुमको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो कैबिनेट मिशन इतना बुर्बक नहीं थी, फिर वरना फिर देखो अंग्रेज लोग हैं, ठीक है, वे लोग सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी अपनी सिक्योरिटी देख रहा है, सब अपनी सुरक्षा देख रहा है। आज फिर अब समझोगे इसमें तुम लोग, ठीक है, नहीं समझ गए थे तभी बॉबी बोल दी ना ठीक है। कि इनके पास, इसलिए थोड़ा सस्पेंशन इनके हुआ। पास कहाँ, जो इन तीनों को मिलाकर जो क्षेत्रीय इकाई बनाई गई है हम्म वो इन्हीं के मतलब जो माध्यमिक और विधायी शक्तियाँ हैं मतलब इन्हीं के मतलब अकॉर्डिंग चलेंगे। कहाँ लिख रहा है, देखो तो संविधान सभा का चुनाव करते हुए मौजूदा सभाओं को 3 हिस्सों में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। ठीक है, 3 हिस्सों में क्या कर दिया, कहा बांट दिया गया, कहाँ दिया, कहाँ बांट बांट दिया गया था। हिंद बहुल प्रांत को समूह क में और समूह क में पश्चिमोत्तर, ठीक है, दूसरे में बहुल प्रांतों को ख में, प्रांतों के इन खंडों को समूह को मिलाकर क्षेत्रीय इकाई का गठन किया गया, और माध्यमिक स्तर की कार्यकारी और विधायी शक्तियाँ उनके पास ही क्या रहने वाली थी। अब उनके पास यहाँ पे मत समझो कि इनके पास, उनके पास मतलब किनके पास, ये बात अंग्रेजों की जा रही है, क्योंकि कैबिनेट मिशन क्या है यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे अभी भी तो है, अभी भी तो वायसराय है कि नहीं है। वायसराय की उपस्थिति में भारत के लोगों को सब दे देगा, मैंने दे देगा कि तुम लोग कानून बनाओ, फिर मतलब ये नियम कानून वही लोग बनाए हुए हैं, अंग्रेज लोग। नहीं समझ रही मेरी बात को, ठीक है, तुम अपनी बेटर यहाँ समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे जो भी है यहाँ पे, ठीक है, जो कैबिनेट मिशन आया है कोई छोटा चीज नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 6 भारत इंग्लैंड के क्या है, एमपी लोग हैं, सांसद लोग हैं, वहाँ से आया हुआ है, ठीक है। और इन लोगों ने भारत के 3 प्रांतों को क्या कर दिया है, मैंने भारत को 3 प्रांतों में मैंने बांट दिया है, क ख और ग में। बोला कि भाई तुम लोग यहाँ पे करो अपना काम वाम, ठीक है, लेकिन ध्यान रखें, मैंने ध्यान रखना है कि जो माध्यमिक स्तर की मैंने जो शक्तियाँ होगी माध्यमिक, ठीक है, माध्यमिक कौन है यहाँ पे, ये सब है बीच में 3 को जो बांट दिया गया है। और दूसरा इन लोगों ने बोला कि दूसरा को क्या बोला, विधायी शक्ति है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। विधायी शक्ति माने किनके पास रहेगी, हमारे पास रहेगी, ये बोला है उनके पास रहेगी, अंग्रेजों के पास रहेगी। विधायी शक्ति अगर भाई क्यों मैंने देगा सब, अभी विधायी शक्ति देगा तो भाई भारत सरकार क्या कर लेगी, मैंने इनके द्वारा कांग्रेस के द्वारा भाई बोल दिया जाएगा जाओ अंग्रेज क्या कर दो, आज़ाद कर दो। समझ पा रही हो कि नहीं पा रही हो? अभी तुमको बोल दिया जाए कि विधायी शक्ति तुम्हारे पास आ गई तो फिर तुम कुछ भी कानून क्या कर दोगी, बना दोगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या भारत में कानून बनाना इतना आसान है? नहीं, एक संवैधानिक प्रक्रिया से क्या करना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा। तो समझना है इस चीज़ को, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम लोग कानून व्यवस्था का नाश, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे कैबिनेट मिशन क्या हुआ, फेल हुआ कि पास हुआ, फेल हो गया। कुल मिला के अगर देखें तो जो भी, ठीक है, उसके प्रावधान थे, उन प्रावधानों को ना मुस्लिम लीग ने माना, ना यहाँ पे कांग्रेस ने माना, दोनों ने नहीं माना, और फिर फेल हो गया। फेल होने के बाद फिर क्या, यहाँ हमें उस परिस्थिति को समझना है कि एक तरफ, ठीक है, जो भी ये अंग्रेजों के साथ जो यहाँ पे द्विपक्षीय बोलते हैं इसको, द्विपक्षीय वार्ता हो रहा है। द्विपक्षीय मतलब दोनों ओर से, मैंने, ठीक है, इंग्लैंड से और भारत के लोगों के द्वारा मैंने एक वार्तालाप जो चल रहा है, द्विपक्षीय वार्ता चल रहा है। अब ये केवल वार्ता ही चल रहा है, ऐसा नहीं है बिल्कुल।
क्योंकि 1946 तक आते आते हिंसा क्या हो चुका है, भड़क चुका है। अब ये हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रहा है, मैंने एक जो ठोस जो लोगों को चीज़ चाहिए वो मिल नहीं रहा है। इस चीज़ को समझने की तुम लोगों को कोशिश करना है। इसीलिए मैंने बोला था कि जब भी हिंसा होती है, कानून व्यवस्था का सब क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। लॉ एंड ऑर्डर का कोई माने मेंटेन ही नहीं हो पाता है। और इसमें यही चीज़ दिखाने की कोशिश की गई है कि जब लॉ एंड ऑर्डर का जब पूरी तरीके से मेंटेन हो जाता है तो इंसान इंसान को कुछ समझता ही नहीं है। इतनी सारी समस्याएं यहाँ पे आती है। खुद अंग्रेज लोग देखिएगा, सब पुलिस दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, मुख दर्शक बन के, माने अब इनकी इतनी भय कैपेसिटी नहीं है। याद करो 1857 का विद्रोह, 1757 में यही अंग्रेज लोग कितना एक्टिव होकर क्या करता था, विद्रोह को दबाया। लेकिन अब ये 1946-47 तक आते आते देखेंगे मार्च में, ठीक है, मार्च में तो, और 1947 के मार्च में आते आते हिंसा और क्या हो जाएगी, भड़क जाएगी। ये अंग्रेज लोग कुछ नहीं कर पाएगा, देखेगा लेकिन मुख दर्शक बन के रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही होता है। जब भीड़ जब अभी रोड पे निकल जाए पूरा, तो कितना भी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर लो तुम, पुलिस कितना भी क्या हो जाए रोड पे आ जाए, फिर पुलिस को क्या करना पड़ता है, किराना हटना पड़ता है, अदरवाइज लोग ही क्या कर देंगे, उस पर अटैक कर देंगे। ऐसे होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जगह जगह जब हिंसा भड़कती है, ध्यान रखना, आंदोलन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हिंसा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने हिंसा, मैंने लोग गए हैं, ठीक है, मैंने एकदम सर पे कफन बांध के जा रहे हैं कि चाहे पुलिस आ जाए, एसपी आ जाए, डीएम आ जाए, हम किसी को कुछ नहीं समझने वाले हैं भाई, वो भी एक इंसान है। तो कुछ भी लोग कर देंगे। पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर क्या हो जाता है उस परिस्थिति में, फेल हो जाता है नियम कानून। और यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि पता है तुम लोगों को, 1857 के बाद से बिहार उत्तर प्रदेश में एक ब्रिटेन का सैनिक था और 3 भारतीय सैनिक थे, मद्रास, ठीक है। और मद्रास में कितना, सॉरी, एक नहीं था, एक 1:2 का था। और दक्षिण भारत में कितना था, 1:3 का रेशियो था। क्यों? क्योंकि 1857 का विद्रोह क्या हो चुका है, भड़क चुका था। हुआ कि भाई अब उतना भाई बैलेंस नहीं करना था। पहले क्या था, ठीक है, एक अंग्रेज होता था तो 9 कौन सैनिक होता था, भारतीय सैनिक होता था। लेकिन इसको घटा के एकदम क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। अब इसमें दिक्कत क्या था कि जो सैनिक थे, क्योंकि अभी भी अधिकांशतः सैनिक, सोचो 2 और 3 का क्या है, रेशियो है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और यहाँ रेशियो सिर्फ और सिर्फ एक ही का है। कोई दिक्कत? यहाँ पे दोनों को मिलाओगे तो अंग्रेज अंग्रेज मात्र कितना होगा, 2 होगा। मैंने 2 अंग्रेज पे कितना सैनिक, 5 भारतीय सैनिक। अब इन 5 भारतीय सैनिकों को समझना है, इनके नेचर को समझना है। 1857 के विद्रोह में लोग एक हो चुके थे, लेकिन अब यहाँ वो हाल नहीं है। 1947 के, ठीक है, जो विद्रोह भड़का है भाई, ये लोग एक नहीं हो रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ा जो कारण है धर्म। यहाँ पे भी धार्मिक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब सैनिकों में भी ये पूरा का पूरा उनके दिलो दिमाग में बैठा दिया, हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है। अब खुद देखो यहाँ पे सैनिक ही एक दूसरे से, मैंने एक दूसरे को मारने काटने में क्या हुए हैं, लगे हुए हैं। तो बेचारा सभी अंग्रेज लोग क्या करेगा? समझ में आ रहा है? कुछ और भी यहाँ पे बातें करेंगे हम लोग महिलाओं को लेके। मैंने महिलाओं को लेके, अगर आज़ादी को लेकर अगर बात किया जाए, विभाजन को लेकर बात किया जाए, तो महिलाओं की स्थिति यहाँ पे सबसे, तुमको मैंने देख के तुमको गुस्सा आएगा। मैंने महिलाएं, मैंने सबसे हमको लग रहा है कि अभी तक जो महिलाओं का शोषण हो रहा था, चलो एक सॉफ्ट पावर की नीति अपना लिया गया, कम से महिलाएं कम से कम रह रही थी, खा रही थी, पी रही थी, भले ही इनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया, कम से कम उनका लाइफ रुका नहीं था, चल रहा था। एक ब्लॉक लाइफ ही था लेकिन चल रहा था। लेकिन इस विभाजन में मैंने लगभग अगर देखा जाए तो 11-12 महीने की जो टाइम अवधि है, ये महिलाओं के लिए मैंने बहुत ही विभत्स का काल है। मैंने सबसे ज़्यादा अगर त्रासदी झेला है इस, ठीक है, विभाजन में, तो है महिला। देखेंगे हम लोग कितनी उनको यहाँ पे प्रताड़ना दी गई है। मैंने महिलाओं को कुछ समझा ही नहीं गया है। सबसे सटीक एग्जाम्पल वही है, गदर मूवी है। मैंने जिस महिला को देखा जाए, मैंने उसका बलात्कार होना, अगर कोई समझो कि हिंदू अगर पुरुष लेकर अपनी पत्नी बच्चों को जा रहा है, अगर 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 वो, ठीक है, बच्ची है, अगर वो महिला है, तो उसको भाई छीन के, ठीक है, उसको अपने में ले लो, काट डालो, रेप कर दो, बलात्कार कर दो। ठीक इसी के उल्टा सभी समझना। जब भी मैं एक धर्म की बात करता हूँ तो दूसरे धर्म में क्या करना, लागू करना। अगर वैसे ही कोई अगर मुस्लिम महिला जा रही है, वो स्पेशल लुप्स में बड़ा अच्छा दिखाया है, नहीं दिखाया था?
स्पेशल ओप्स में, ठीक है, वहीं जो लास्ट में जो सुसाइडर बम बन के जाती है, उसके साथ भी क्या हुआ था, दंगा ही हुआ था। दंगा में भाई उसका शोषण किया गया था, बलात्कार किया गया था। तो इसकी तुम लोग मार्मिकता, यहाँ पे मैं समझ कहता हूँ मार्मिकता, माने उसकी मर्म को समझो। बड़ी खतरनाक स्थिति क्या हो चुकी है उन लोगों की, आ चुकी थी विभाजन में बहुत ही ज़्यादा, समझ में आ रहा है। अब यही प्रक्रिया को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, खासकर महिलाओं के बारे में अब मैंने कुछ ज़्यादा ही दिया गया है। तो चलो बात करते हैं हम लोग कानून व्यवस्था का नाश। लॉ एंड ऑर्डर में ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा, देखो मार्च 1947 से तकरीबन साल भर तक है रक्तपात चलता रहा। अब देखो क्या लिखा है, रक्तपात। इसका एक कारण यह था कि शासन की संस्थाएं बिखर चुकी थी। शासन की जो संस्थाएं, जो बोलते हैं ना, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, सब तेल लेने गया, सब डैमेज हो गया। यही होता है, मैंने सोच सकती हो ये। अभी एक राष्ट्रपति शासन लगता है, मार्शल लॉ लगता है तो लोगों का हालत ख़राब हो जाता है, कर्फ्यू लग जाता है तो लोगों का हालत ख़राब हो जाता है। सोचो, सारा व्यवस्थाएं मौजूद है, लेकिन जब कर्फ्यू जैसे शब्द आते हैं, मार्शल लॉ जैसे शब्द आते हैं, आपातकाल जैसे शब्द आते हैं, तो लोगों को लगता है कि अब तो भाई मैंने मुश्किल है। लेकिन उस समय सारी संस्थाएं क्या हो गया, बिखर गया। यही है, मैंने इंसान इंसान रहा ही नहीं, अब इंसान जानवर बन गया। यही संस्था है जो इंसानों को इंसान बनाए रखती है। अब अगर छोड़ दो ना, अगर छोड़ दो कि भाई जो ताकतवर है क्या करेगा, दूसरे को कंट्रोल कर लेगा, देखना भी क्या हो जाएगा, तुरंत हिंसा फैल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तुरंत मैंने छीना झड़प, मार काट, बलात्कार, हत्या, लूट पाट सब शुरू हो जाएगा। इसके पीछे ऊपर कंट्रोल करने के लिए क्या है, लॉ एंड ऑर्डर है। भाई ऐसा नहीं होने देना है। अब सोचो, संस्था ये छोटी बात नहीं है। आज इसी की मैं बात कर रहा हूँ, जब विधायिका फेल हो जाती है सरकार बनाने में, तो जब राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है तो लोगों को बड़ा डर लगता है कि भाई अब क्या होगा, पुलिस वुलिस, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो सोचो, अब तो कुछ ऊपर है ही नहीं, माने ऊपर क्या है, कुछ नहीं है, किसी का कोई नाथ नहीं है, सब अनाथ है। जिसको मन करे मैंने कुछ भी कर सकता है वो व्यक्ति, ये समझो। उस समय बहावलपुर माने पाकिस्तान में तैनात पांडुरेल मून नाम के एक अफसर ने, ठीक है, इस बारे में लिखा था कि जब मार्च 1947 में पूरे अमृतसर में आगजनी और मारकाट हो रही तो पुलिस एक भी गोली नहीं चला पाई। याद करो जालियांवाला हाथ इसी अमृतसर में हुआ था, 1919 में जो हुआ था, रोलेट एक्ट का जो, ठीक, उल्लंघन किया गया, लॉ एंड ऑर्डर को फेल किया गया। तो उसमें अंग्रेजों ने क्या कर दिया, गोली चला दिया, कितने निहत्थे लोगों को मार दिए। यहाँ नहीं कर सकते थे, कम से कम यहाँ गोली चलाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लाखों लोग मारे गए, 1000 2000 मरते, 5000 मरते, कम से कम बाकी लोगों की तो जान क्या हो जाती, बच जाती। यही है, इसी चीज़ को समझाने की कोशिश करो। देखो मून क्या बोल रहा है, 24 घंटे से ज़्यादा वक्त तक दंगाई भीड़ को इस विशाल व्यावसायिक शहर में बेरोक टोक तबाही फैलाने क्या कर दी गई, फैलाओ फैलाओ। बेहतरीन बाजारों को जलाकर राख कर दिया गया, जबकि उपद्रव फैलाने वालों के ऊपर एक भी गोली नहीं चलाई। जिला मजिस्ट्रेट ने अपने मने, ठीक है, विशाल पुलिस बल को शहर में मार्च का आदेश दिया, उसका कोई सार्थक इस्तेमाल किए बिना क्या कर लिया, वापस बुला लिया। भाई छोड़ो, ठीक है, मैंने यही भाव था ना, छोड़ो इस सबको, लड़ने मरने दो भाई, अब हम मैंने हमारा कोई काम नहीं है, हमारा स्वार्थ अब खत्म हो गया। साल के आखिर तक शासन सत्र पूरी तरह क्या हो चुका था, नष्ट हो चुका था। पूरा अमृतसर जिला, अब यहाँ पे तुम लोग ध्यान दो, सबसे अधिक हिंसा कहाँ भड़की होगी, एक तो यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे, क्योंकि मुस्लिम बहुल क्या था, इलाका था। बीच में भी फैला है, बीच में भी भड़का है, लेकिन सबसे ज़्यादा इन दोनों इलाकों में सबसे ज़्यादा फैला है, ठीक है। निजाम में बहुत अधिक नहीं फैला, यहाँ फैलता तो फिर समस्या हो जाता, मैंने घेर कर मार दिया जाता सब। समझ में आ रहा ना, हिंदू लोग हैं, इधर मराठा लोग हैं, सब इतना आसान नहीं था। पूरा अमृतसर जिला चौतरफा रक्तपात में डूब चुका था। अंग्रेज अफसरों को सूझ नहीं रहा था कि हालात को कैसे संभाला जाए। वे फैसला लेना नहीं चाहते थे और हस्तक्षेप करने में क्या कर रहे थे, हिचकिचा रहे थे। भाई ऐसा ना हो कि लोग हमारे ही, ठीक है, आवासों में मैंने क्या बोल दे, धावा बोल दे। भाई इतनी जनसंख्या है, कोई कंट्रोल कर पाएगा, कितना लोगों को हम तोप या बम से मार देंगे, बच ही जाएगा सब, इतना जनसंख्या है।
जब दहशत ज़्यादा लोगों ने मदद के लिए गुहार लगाई तो अंग्रेज अफसरों ने उनसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना के शरण में जाने को कहा कि जाओ भाई, हम कुछ नहीं जानते हैं, वही है तुम्हारे नेता। समझ में आ रहा है? किसी को मालूम नहीं था कि सत्ता किसके हाथ में है। ये हाल है। महात्मा गांधी के अलावा भारतीय दलों के सभी वरिष्ठ नेता आज़ादी के बारे में जारी वार्ताओं में क्या थे? व्यस्त थे। मैंने महात्मा गांधी के अलावा जो भी थे, जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, मैनेज कर रहे थे कि भाई आज़ादी के बारे में जो भी वार्ता है कि नहीं है, आज़ाद होगा तो कुछ न कुछ प्रावधान होगा, कितना भाई आज़ाद होगा तो कितना देना पड़ेगा। गदर पर एक डायलॉग मारता है सनी देओल, ठीक है, कि भाई जब तुम्हारा देश आज़ाद हुआ तो हमने 55 करोड़ रुपए क्या किया था, तुमको दिया था। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ठीक है बोला जाता है। उस समय मान लो कि नव निर्मित होता है ना, जब घर अलग आता है तो लोग बंटवारा करते हैं कि नहीं करते हैं? जमीन जायदाद, ठीक है, धन, जो भी है धन, सबका बंटवारा होता है। सब लगे हैं, इधर हिंसा भड़क गया। बहुत प्रभावित प्रांतों के बहुत सारे भारतीय प्रशासनिक अफसर ही अपने ही जान माल के बारे में भयभीत थे। अंग्रेज भारत छोड़ने की तैयारी में क्या कर चुके थे, लग चुके थे। यही है, देखो, एक समय जाने का नाम नहीं ले रहे थे और एक समय ये हाल आलम हो गया है कि अब देखो अब सबका खटिया खड़ा हो गया। यही है हिंसा। समस्या इसलिए और बढ़ गई क्योंकि भारतीय सिपाही और पुलिस वाले भी हिंदू, मुसलमान या सिख के रूप में आचरण करने लगे। अब बिहेवियर इनका भी क्या हो गया, बदल गया। अब देखो, मुसलमान या सिख का इतिहास गवाह है, कभी नहीं बना है, आज भी नहीं बनता है। जैसे जैसे सांप्रदायिक तनाव बढ़ा, वर्दीधारियों की पेशेवर प्रतिबद्धता पर भरोसा कमजोर पड़ता चला गया कि क्या पता यार ये वर्दीधारी कौन है, हिंदू है, मुस्लिम है या सिख है। समझ में आ रहा है ना? पता चले एक मुस्लिम व्यक्ति जा रहा है वर्दीधारी के पास कि भाई हेल्प करे, हेल्प, पता चला हिंदू निकल गया हो, पता चले कि फिर उल्टा, ठीक है, रक्षक ही भक्षक बन जाएगा। बहुत सारे स्थानों पर न केवल पुलिस वालों ने अपने धर्म के लोगों की मदद की, बल्कि उन्होंने दूसरे समुदाय पर भी क्या किया, हमला किया। पुलिस वालों ने कर रहे हैं, हमने जो खुद लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहे थे। अब बात कर रहे हैं गांधी जी की। एक अकेली फौज उस भीड़ भाड़ इलाके में, उस मार काट वाले जगह में गांधी पैदल मार्च करने में क्या है, लगे हैं, लोगों को समझाने में लगे हैं। लेकिन गांधी जी भी फेल। एक लाइन में देखा जाए तो गांधी जी भी फेल। लेकिन फिर भी उनका प्रयासों को दिखाया जा रहा है कि देखो उस समय गांधी का एक अलग ही क्या था, प्रयास था। अब इसी गांधी को देखो, उस समय जान में जोखिम डाल के, ठीक है भाई, बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इनका अपना स्वार्थ होता, ठीक है, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने लिए स्वार्थ होता, तो भाई ये मज़ा मारते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन वर्तमान में गांधी को लेके इतनी सारी मैंने भ्रांतियाँ फैली है, लोग गांधी को ठीक से पढ़ा ही नहीं, लोग समझा ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने कितने लोग लगेंगे बोलने के ये करवा दिया, वो करवा दिया, ठीक है। खैर जो भी बातें हैं समझना है तुम लोगों को, ठीक है। कुछ अगर इस तरह का बातें आए तो थोड़ा सा ये है, तर्क है, इंटरव्यू वगैरह में पूछा जा सकता है, क्योंकि वर्तमान में, ठीक है, कितने सोशल मीडिया में चल जाता है गांधी मैंने हीरो था, अयाज था, ठीक है। तो भाई उससे हमें क्या मतलब है? जो भी था, हीरो था, अयाज था, वो पर्सनल उसका लाइफ है, कुछ भी करे। लेकिन हमारा असली मतलब इससे है कि उसने समाज के लिए क्या किया यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो समाज के लिए जो यहाँ पे गांधी का जो कंट्रीब्यूशन है, यहाँ पे देखो, इस सारी उथल पुथल में सांप्रदायिकता सद्भाव बहाल करने के लिए एक आदमी की बहादुराने कोशिश आखिरकार रंग लाने लगी। जो सांप्रदायिकता, जो दंगा बहला था, उसको क्या करना था, बहाल, माने ठीक है, पुनः उसको क्या करना था, माने बहाल, माने ठीक करना था, ठीक है, बहाली करना था, माने ठीक करना था, ठीक है। 77 साल के बुजुर्ग गांधी जी ने अहिंसा के अपने जीवन पर्यंत सिद्धांत को एक बार फिर आजमाया और अपना सब कुछ क्या कर दिया, दांव पर लगा दिया। उनका फैसला इस यकीन पर आधारित था कि लोगों का हृदय परिवर्तन किया जा सकता है। ये गांधी जी का बड़ा फेवरेट चीज़ है, हृदय परिवर्तन, ठीक है। वे पूर्वी बंगाल के नोआखली, मैंने वर्तमान में बांग्लादेश से, बिहार के गांवों में, उसके बाद कलकत्ता व दिल्ली के दंगों में झुलसी झोपड़ी पट्टियों की यात्रा पर क्या कर पड़े, निकल पड़े भाई। उनकी कोशिश थी कि हिंदू मुसलमान एक दूसरे को ना मारे। हर जगह उन्होंने अल्पसंख्यक हिंदू अथवा मुसलमान को क्या दी, दिलासा दी।
अक्टूबर 1946 में पूर्वी बंगाल के मुसलमान हिंदुओं पर निशाना कस रहे थे। गांधी जी वहां गए, पैदल गांव पहुंचे और उन्होंने स्थानीय मुसलमानों को समझाया कि वे हिंदुओं के क्या करें, रक्षा करें। किसकी रक्षा करें? हिंदुओं की रक्षा करें। इस तरह अन्य स्थानों पर जैसे कि दिल्ली में उन्होंने दोनों समुदाय में पारस्परिक भरोसा और विश्वास बनाने की कोशिश की। जान बचाने के लिए भागकर पुराने किले के भीड़ भरे शिविर में पनाह लेने वाले शाहिद अहमद, ठीक है, देहलवी नामक दिल्ली के एक मुसलमान ने 9 सितंबर 1947 को दिल्ली में गांधी जी के आगमन को बड़ी लंबी और कठोर गर्मी के बाद बरसात की फुहारों आने से महसूस किया। क्योंकि कौन था? मुस्लिम था, छुपा हुआ था, है कि नहीं है? जैसे गांधी जी आप चूहा बिल में से निकला, मैंने लगा कि भाई जो हिंसा फड़गा, है कि नहीं है? मैंने समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 9 सितंबर 1947 को तब जाकर वो बाहर निकला कि अब मैंने गांधी जी क्या कर लेंगे, हमको बचा लेंगे। देहलवी ने अपने संस्करण में लिखा है, अब राइटर है सब, ठीक है, लिखा है कि मुसलमान एक दूसरे से कहने लगे थे कि अब दिल्ली क्या हो जाएगी, बच जाएगी, क्योंकि दिल्ली में मुसलमानों की संख्या क्या थी? अधिक थी। अब दिल्ली में मुसलमानों की संख्या अधिक थी, इसका मतलब ये थोड़े कि हिंदुओं से अधिक थी, नहीं, ठीक है, ठीक है, हिंदुओं की संख्या अधिक थी, ठीक है, लेकिन मुसलमानों की संख्या भी क्या थी यहाँ पे? ठीक ठाक थी। देखो ये दृश्य दिखाया गया है। नोआखली में महात्मा गांधी की एक झलक पाने को इकट्ठा गांव वालों को क्या निकल पड़ा? हुजूम निकल पड़ा गांधी के दर्शन के लिए। यही है लोकप्रियता, नेता की लोकप्रियता, ठीक है। ये दिखाया गया है बिहार में एक दंगा पीड़ित गांव के लोग महात्मा गांधी की क्या कर रहे हैं? प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भाई आएंगे गांधी जी और कुछ ठीक कर देंगे। यही है क्रेज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर सोचो इतना, अगर गांधी से अगर मुसलमानों को दिक्कत हुआ होता, हिंदुओं को दिक्कत होता, तो उसी सब दंगा में क्या कर दिया होता? मार दिया होता। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। यही है लीडरशिप की क्वालिटी। दोनों को जो मिला के चलोगे तो फिर समस्या नहीं आएगी। यही हुआ गांधी इसमें मैंने लगभग ठीक है, ठीक ठाक चलते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। दिक्कत 28 नवंबर 1947 को गुरु नानक जयंती के मौके पर जब गांधी जी गुरुद्वारा शीशगंज के सिखों की सभा को संबोधित करने के लिए गए, तो उन्होंने दिल्ली का दिल कहने वाले चांदनी चौक की सड़क पर एक भी मुसलमान क्या था? नहीं था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वहीं है शीशगंज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? गुरु अर्जुन देव की सर की जो वहीं पे लाया गया था, काट का, मैंने वहीं पे काटा गया था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैंने सोचो, मैंने एक जो चांदनी चौक का जो इलाका है, एक हमेशा से मुस्लिम बहुल क्या है इलाका रहा है। आज भी जाओ तो वहाँ पे ठीक है, मुस्लिमों की संख्या अच्छी खासी है। उसी शाम को उन्होंने अपने भाषण में उन्होंने कहा कि हमारे लिए इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है कि चांदनी चौक में एक भी मुसलमान क्या है? नहीं है। गांधी जी अपनी हत्या तक दिल्ली में ही रहे और आखिरी दिनों तक मुसलमान को शहर से बाहर खदेड़ने की सोच से तंग आकर उन्होंने अनशन शुरू कर दिया। और ये भीड़ हो रहा है, अनशन करोगे तो मारे जाओगे, खुदे मर जाओगे भाई। अनशन माने ठीक है, अन्न छोड़ देना, ठीक है, हाँ, अन्न से परे हो जाना। अनशन माने ठीक है, भूख करना। आश्चर्यजनक बात है कि पाकिस्तान से आए हिंदू और सिख शरणार्थी भी अनशन में उनके साथ क्या हो गए? बैठने लगे। समझ में आ रहा है? वही है, भीड़ है, शांति उन्ति में ये सब काम करता है। भीड़ में एक दूसरे सब क्या है, मैंने भाग रहे हैं, कोई नहीं जान रहा क्या होने वाला है। उस परिस्थिति में अगर ये सब किया जाए तो फिर कभी अच्छा नहीं होता है। फिर भी नेता थे, जन नेता थे। मौलाना आज़ाद ने लिखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम, इनका नाम एकदम मैंने जब तक तुम लोग मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म नहीं कर लोगे नाम आते रहेगा, ठीक है। कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। हाँ, मौलाना आज़ाद, हाँ मुस्लिम है, नाम नहीं लिख रहा है। मौलाना आज़ाद ने लिखा है कि इस अनशन का असर आसमान की बिजली जैसा रहा। लोगों को मुसलमानों के सफाई के अभियान की निरर्थकता दिखाई देने लगी, मगर हिंसा का यह नंगा नाच आखिरकार गांधी जी की शहादत के साथ ही क्या हुआ? ख़त्म हुआ। मैंने गांधी जी की क्या शहादत के साथ ख़त्म हुआ, क्योंकि जस्ट पता है ना कब मार दिया गया, कब मारा गया, इनकी हत्या कब कब की गई? 1948 में किया गया ना, जस्ट उनकी हत्या ही हो गई 1948 में। जस्ट हमको लग रहा है कि जनवरी में किया गया।
जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948 को, और अगस्त भारत आज़ाद क्यों है? 15 अगस्त 1947। अब ये मत समझना कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया तो सब चीज़ क्या हो गया, मेंटेन हो गया, मैंने सब ठीक हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं था। समझ में आ रहा है ना? ये मामला तुमको लगभग 3 साल तक, लगभग 1950 तक, तुमको जब तक संविधान तैयार नहीं हो जाता है तब तक ये हिंसा तुमको क्या होगा, दिखाई देते रहेगा। इसीलिए कह रहा है कि यहाँ पे गांधी जी क्या हो गए भाई, मर गए 1900, ठीक है। इसी समय क्या कर दिया गया, मुस्लिमों के फेवर में आने की वजह से नाथूराम गोडसे को क्या कर दिया गया, मैंने नाथूराम गोडसे के द्वारा मार दिया गया कि भाई जो मुस्लिम जा रहे थे जाने दो भाई, तुम्हें इनको रोकने की क्या ज़रूरत है? तुम बोल रहे हो कि भाई चांदनी चौक में कोई मुस्लिम दिखाई नहीं रहा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा इस बात को? तो समझो इसको। मगर हिंसा का यह नंगा नाच आखिरकार गांधी जी की शहादत के साथ ही क्या हुआ, ख़त्म हुआ। यहीं दिल्ली में रह के, ठीक है, लोगों को संबोधन करते थे। वो किसी को रोक टोक नहीं, ये नहीं है कोई चेक करो भाई कि कोई आ रहा है तो उसका चेक करे बंदूक है कि नहीं है, सभाएं होता था। दिल्ली के बहुत सारे मुसलमानों ने बाद में कहा दुनिया सच्चाई की राह पर क्या हो गई थी, आ गई थी। दुनिया सच्चाई की राह पर क्या हो गई थी, आ गई थी, लेकिन चल नहीं पाए। तो ये था गांधी जी की, ठीक है, एक जो उनकी बहुत बड़ी जो, ठीक है, लाइफ थी वो क्या हो गई, ख़त्म हो गई, हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। कोई दिक्कत? अब यही है, मैंने बताया था कि जो नाथूराम गोडसे है, वीर सावरकर है, कोई और नहीं है बल्कि वो लोग आरएसएस हिंदू महासभा के क्या है, सदस्य थे लोग। मैंने हिंदुत्व को क्या करना, आगे बढ़ाना, अपने देश में एक ऐसे, ठीक है, राज्य की स्थापना करना जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, हिंदू हो। यहाँ पे समस्या थी ये भी एक। चलो बात करते हैं हम लोग बंटवारे में औरतें, ठीक है, औरतों का क्या है यहाँ पे, ठीक है, बड़ा विभत्स चीज़ है। औरतों की बरामदगी, क्या है, बरामदगी। मैंने ऐसा लग रहा है कि बरामद किया गया, उन्हें खो गई है कोई औरत, ठीक है। देखो पिछले तकरीबन 1.5 दशक से इतिहासकार बंटवारे के दौरान आम लोगों के अनुभव की क्या कर रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं कि भाई मैंने क्या क्या हुआ आम लोगों के साथ, किनको किनको दिक्कत हुआ। अब कोई भी कितना भी इतिहासकार क्यों ना आ जाए, क्या हर एक लोगों के, ठीक है, दुख में शरीक होके उनकी बातों को सुन सकता है? नहीं सुन सकता है। कई विद्वानों ने उस हिंसक काल में औरतों के भयानक अनुभव के बारे में लिखा है। उनके साथ बलात्कार हुए, उनको अगवा किया गया, बार बार बेचा गया, खरीदा गया, अनजान हालत में अजनबियों के साथ एक नई जिंदगी गुसर बसर करने के लिए क्या किया गया, मजबूर किया गया। कोई विकल्प नहीं था, भाई मेरे साथ रहो वरना मार देंगे। औरतों ने जो कुछ भुगता था उसके गहरे सदमे के बावजूद बदले हुए हालात में कुछ औरतों ने अपने पारिवारिक बंधन क्या कर लिया, विकसित कर लिया। इतनी औरतें रही, समझ में आ रहा कि नहीं यार, इतना सब चीज़ मैंने गलत हुआ, रेप बलात्कार सब हुआ, लेकिन जिसको फैमिली मिल गया वो अपने, ठीक है, अ, अतीत को भुला के आगे ही बढ़ना क्या की, जारी की। लेकिन भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने इंसानी संबंधों की जटिलता के बारे में कोई संवेदनशील रवैया क्या किया, नहीं अपनाया। अभी तो बस अभी चल रहा था कि सीमा कहाँ लगाया जाए, ठीक है, कैसे नीतियाँ बनाया जाए। उस समय वर्तमान जो परिस्थितियाँ थी, ठीक है, इन उस वर्तमान परिस्थितियों में भारत सरकार और जो पाकिस्तानी सरकार है, इन लोगों के द्वारा आम लोगों पे इंस्टेंट कोई एक्शन क्या किया गया, नहीं लिया गया। मैंने यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह बहुत सारी औरतों को ज़बरदस्ती घर बिठा ली गई। मैंने लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका है भाई, जो कमज़ोर है उसको लोग दबाएगा। अब कमज़ोर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पुरुष ही है, महिला रोड चलते अगर कोई जा रही है, ठीक है, बालिका जा रही है, उठा लिया, क्या किसी को फ़र्क पड़ता है? इमेजिन करो उस समय की, उस सिचुएशन की इमेजिन करो जो महज 70 साल पहले हुआ है, 70-72 साल। समझ में आ रहा है ना कितना मुश्किल से, ठीक है, देश बना है, भारत बना है, कितना मुश्किल से अभी जो लाइफ जो तुम लोग जी रही हो ये मिला है। लेकिन वही है ना, आज़ादी है, इसके मायने को कोई समझता नहीं है, बड़ी समस्या हो जाती है। तब उस समय क्या परिस्थिति रही है, देखो 70 साल कोई ज़्यादा नहीं होता है क्या? होता है, मात्र एक पीढ़ी है यहाँ पे, जस्ट हम लोग अगला ही पीढ़ी है। मानते हुए उनके नए परिवारों से छीनकर दोबारा पुराने परिवार स्थानों को क्या कर दिया गया, भेज दिया गया। उन्हें जो औरतें खो गई, समझ में आ रहा है, कहीं नई जगह अपना लाइफ बिता रही है, कर रही है,
पुनः दोबारा मिल गई उसको, फिर वापस क्या कर देगा, भेज देगा। इसका गदर बड़ा अच्छा क्या है एग्जाम्पल है। गदर में यही तो हुआ, पहले खो गई, लाइफ स्टाइल उसका बड़ा अच्छा चल रहा था, फिर उसके घर वाले क्या हो गए, मिल गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखी हो कि नहीं देखी हो? हाँ, समझो उस चीज़ को। जिन औरतों के बारे में फैसले लिए जा रहे थे उनमें इस बार भी सलाह नहीं ली गई, मैंने इस बार भी सलाह नहीं ली कि अपनी ज़िंदगी के बारे में फैसले लेने के अधिकार को उनको एक बार फिर क्या कर दिया गया, नज़रअंदाज कर दिया गया कि तुमको कहाँ रहना है। अब सोचो, जो हम लोग बोलते हैं जैसे ही शादी विवाह का बात करते हैं, तो उस शादी विवाह में जो भावनात्मक पल होता है, सोचो जो शादी होता है उसमें मैंने महिला का अधिक होता है, एक पुरुष का अधिक होता है। सोचो किसका होता है अधिक? तुम तो अलग ही हो, कुछ भी है। छोड़ के जाना, जब अपना ब्याह होगा तो तुम्हारे कुछ भी महिला का होता है दूसरा भावनात्मक पल जो होता है सबसे अधिक किसका होता है, महिला का होता है। महिला अपने माँ बाप को छोड़ के जाती है, अपने माँ बाप को छोड़ के जा रही है। सोचो कि उसका ब्याह पाकिस्तान से हिंदुस्तान में हो गया, अब उसको डिसाइड करना कहाँ रहे। इस सिचुएशन को समझने की क्या करो, कोशिश करो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो अपने आप को क्या करो, लागू करो कि भाई तुमको एक को चुनना है, अपने पति को चुनो या फिर अपने माता पिता को चुनो, भाई दोनों ही प्यारे हैं। समझ में आ रहा है, चुनना एक ही को है। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है महिलाओं को लेके सबसे बड़ी मैंने कठोर मैंने ये चीज़ें हैं। देखो, एक अंदाजे के मुताबिक इस मुहिम में कुल मिलाकर लगभग 30,000 औरतों को बरामद किया गया। इनमें से 22,000 मुस्लिम औरतों को भारत से और 8,000 हिंदू और सिख औरतों को पाकिस्तान से क्या किया गया, निकाला गया। यह मुहिम 1954 में जाके क्या हुआ, ख़त्म हुआ। सोचो आज़ाद कब हुआ, 47 में। इसका मतलब कितना दिन तक ये क्या थे, खोए थे कि नहीं थे? खोए थे, पता ही नहीं चला कौन है। अभी भी अगस्त में अभी थोड़ा सा मामला गड़बड़ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वरना 15 अगस्त में, 14 अगस्त में, ठीक है, काफ़ी मैंने समय तक हो चुका है कि भाई भारत के लोग क्या करते हैं, भारत के लोग, भारत का सरकार जितने भी, ठीक है, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जो भी है, जो भाई अपने लोग अपनों से बिछड़ गए हैं, कुछ डाटा पाकिस्तानियों के साथ करा करेंगे। पाकिस्तान की सरकार ठीक है, उनके सगे संबंधियों को खोजेगी, करेगी, और 15 अगस्त के दिन एक प्रोग्राम रखा जाता है कुछ लोगों को मिलाने का। अब सोचो, जो लोग बिछड़ गए थे उस समय से अचानक जब मिलेंगे तो क्या हाल होगा उनका। जैसे दिखाया क्या, हाँ, भारत मूवी में दिखाया ही गया है कि कैसे लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं। यही है मूवी, ठीक है, किसी न किसी रूप में हमारे सामने क्या हो जाता है, आ जाता है। अच्छा एग्जाम्पल याद दिलाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक वही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। एक और थी, एक अभी बड़ा जब थी सुषमा स्वराज, तो एक पाकिस्तान से एक आई थी, मुखबाधिर थी जो बोल नहीं पाती थी, क्या नाम था उसका, बड़ा चर्चा में थी। याद आ रहा है? बिहार के, मतलब कितना लोग बोला कि हमारी बेटी है, हमारी बेटी है, ठीक है। तो क्या था, उसी का परिणाम था। ये कब होगा, जब दोनों देशों के संबंध क्या होंगे, अच्छे होंगे। अदरवाइज दोनों देश के संबंध या फिर अच्छे होंगे नहीं, राजनीतिक पार्टी अपनी रोटी सेकती रहेगी, बेचारे आम लोग क्या हो जाएंगे, पिसते रहेंगे। यही होता है। तो विद्वानों ने इस बात पर रोशनी डाली है कि इस भीषण शारीरिक और मनोवैज्ञानिक खतरे के काल में किस तरह समुदाय की इज्जत बचाने की सोच एक अहम भूमिका क्या कर रही थी, अदा कर रही थी। इज्जत का यह विचार मर्दानगी का एक खास अवधारणा पर क्या था, आधारित था। अब यही है इज्जत बचाने के लिए, मैंने जैसे कि एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है गदर मूवी। मर्दांगनी अगर सनी देओल नहीं दिखाया हुआ था तो कब का उसको क्या किया गया था, उठा के मार दिया गया था, बलात्कार कर दिया गया था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमेशा इस चीज़ को ये मैंने ये पितृसत्तात्मक समाज में चल पड़ा है। भाई जो पुरुष महिला की इज्जत नहीं बचाया क्या कर पाएगा, जो पुरुष अपनी ज़मीन का, ठीक है, अपने कंट्रोल में नहीं रख पाया, वो क्या कर पाएगा। इसी बात को यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है। देखो, जिसमें मर्दांगनी माने जन माने औरत होता है, और ज़मीन पर मालिकाने से तय होती है कि भाई वो कितना इस पर, ठीक है, अपना हक जता पाता है, इनको कितना कंट्रोल कर पाता है। उत्तर भारतीय समाजों में यह खासा पुराना विचार है, आज है कि नहीं है? आज लोग देखना, ठीक है, जन जोरू क्या बोलते हैं लोग, ज़मीन जोरू बोलते हैं कि ज़मीन जोरू का गुलाम हो गया है। तुमको गुलाम नहीं होना, ज़मीन जोरू पे क्या करना है, मैंने अपना अधिकार कंट्रोल करना है।
नहीं सुनी हो? क्या सुन, ठीक है, बोलता है सब, ठीक है। ये सुनी हो कि नहीं सुनी हो? जार जोरो, ठीक है, घर फोड़ने का कारण है। नहीं, नहीं सुनी हो? और पहले खूब कॉपी में सब लिखाता था सब बातें। ठीक है, तीर कमान से, बात जुबान से, ठीक है। क्या बोलते हैं कि ये यही है, ये क्या बोलते हैं, जान हाथ से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सब करते रहता था कि ये सब बड़ा लड़ाई का कारण है। खैर जो भी है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? यहाँ पे जर और जमीन पे क्या करना था? कंट्रोल करना था। बहुत पुराना विचार है, आज भी चलता है। मर्द का पुंसत्व मैंने पुंसत्व है यहाँ के पॉजिटिव सेंस में इसको दिया गया है, नपुंसक मत समझना। पुंसत्व उसकी काबिलियत, ठीक है। इस काबिलियत में निहित माना जाता है कि वह अपनी चीज़ों यानी जन और जमीनों को औरों के कब्जे से बचाए रख सकता है या नहीं। ऐसा ना कि भाई कमजोर व्यक्ति है, उसके ठीक है, पत्नी को उठा के ले जाए, उसके ज़मीन को छीन ले। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि उस समय हो रहा था कब? जब विभाजन हो रहा था, लॉ एंड ऑर्डर तो था नहीं, ध्वस्त था। तो यहाँ पे अब उनको दिखाना पड़ता था, इसीलिए मैंने वो सनी देओल को याद कर लिया, ठीक है। अक्सर इन दो सबसे प्राथमिक माने संपत्तियों पर ही टकराव शुरू होता था, और अक्सर ही औरतें भी इन मूल्यों को क्या कर लेती थी? आत्मसात भी कर लेती थी। संपत्ति के साथ साथ मैंने औरतों को भी इसमें मतलब शामिल कर लिया जाता था, क्योंकि दोनों ही कारण है यहाँ पे। तुम सोचो, होता है आज भी, किसी की बीबी अच्छी लग गई, किसी की बहन अच्छी लग गई, तो लोग बोलते हैं काश मेरी हो जाती। आम धारणा है, समझ में आ रहा है? भले ही इसको कोई मैंने दिखा नहीं पाता है, लेकिन ये आम धारणा है। सोचो छोड़ दिया जाए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी का भाई सोचो कि छोटा है, किसी का बाप समझो कमज़ोर है, उसकी बहन अगर सुंदर है। अब ये मत समझना कि मैं इसी बातें क्यों कर रहा हूँ, कारण यही है, इन्हीं चीज़ों को दिखाया गया। क्या उस समय ऐसे लोग नहीं होंगे? उस समाज में ऐसे लोग नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे यहाँ पे। इसीलिए कई बार जब पुरुषों को भय होता था कि उनकी औरतें आ गया बीबी बेटी बहन को शत्रु नापाक कर सकता है, तो वे औरतों को ही मार डालते थे। ये है, मैंने जो पुरुष को लगता था कि भाई हम रक्षा नहीं कर पाएंगे, अब स्वाभाविक सी बात है, मैंने बताया अभी, ठीक है। अगर कोई भी पुरुष है भाई, मान लो बच्चा ही है, मेल है, बाप ही है, अगर 60 साल पार कर चुका है, क्या कर पाएगा वो? भाई क्या करना है भाई? मार दो भाई, सबसे अच्छी बात है। कम से कम हमारे आंखों के सामने क्या होगा? जो भी होगा नहीं होगा। इसीलिए मैंने बताया था कि देखो ये टॉपिक है, एनसीईआरटी टॉपिक है, इस मार्मिकता को समझना है। क्लास में जाओगे करने के लिए, यूपीएससी क्लास करोगे तो नहीं, सब ये सब बातें नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक ही दूसरा फिर हो जाता है। लेकिन बताया है यहाँ पे ताकि तुम लोग उस आज़ादी की मार्मिकता को, उस आज़ादी की सिचुएशन को समझो कि हमें किस कीमत में मिला है। और आज जो भाई औरतों का, महिलाओं को लेकर जो भी लाइफ स्टाइल चल रहा है, कितना बदल गया है। रफ्तार थोड़ा सा धीमी है, लेकिन फिर भी अगर देखोगे, कंपेरिजन करोगे, आज़ादी तक की घटनाओं से कंपेरिजन करोगे, तो अभी भारत में, ठीक है, महिलाओं की स्थिति काफ़ी क्या हो चुका है? उधर चुका है। बड़ा गुस्सा आ रहा होगा, नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है। उर्वशी बुटालियन एक महिला है, फेमिनिज्म, अपनी पुस्तक द अदर साइड ऑफ साइलेंस में, अब यही है साइलेंस, साइलेंस कौन होगा? महिलाएं। द अदर साइड ऑफ साइलेंस यही है। अब इसको लेके कितनी मूवी बना दी गई है उस समय, क्योंकि मूवी बनेगा तो सबको समेट सकते हैं? नहीं समझ सकते। मूवी को बनाने के लिए किसी एक केंद्र बिंदु को क्या करना पड़ेगा? तलाशना पड़ेगा, तब मूवी चलेगा। सबको समेटोगे फिर मूवी का फैलाव हो जाएगा, कोई देखेगा ही नहीं। जैसे कि भारत में हो गया, सब समेटने के चक्कर में क्या हो गया? बोर उबाऊ हो गया। कॉन्सेप्ट तो अच्छा था उसका, एक व्यक्ति के पूरा का पूरा जर्नी को दिखाया जा रहा था, लेकिन लोगों को इंटरेस्ट नहीं बना। उर्वशी बुटालिया ने अपनी पूछताछ दी अदर साइड ऑफ साइलेंस में रावलपिंडी जिले के, मैंने रावलपिंडी कहाँ है? पाकिस्तान में खालसा गांव के ऐसे ही दर्दनाक हादसे का जिक्र किया। बताते हैं कि तकसीम के समय सिखों के इस गांव में 90 औरतों ने दुश्मनों के हाथों में पड़ने की बजाय अपनी मर्जी से कुएं में कूदकर अपनी क्या कर दी? जान दे दी थी। सोचो, एक जब पद्मावती जो है कि नहीं है,
जौहर कर ली, ठीक है, तो जौहर कर ली, मैंने हत्या नहीं बोलेंगे इसको, क्या कर लेंगे, जौहर शहीद हो गई। तो जब ये सिचुएशन आता है, यहाँ भी उसी चीज़ को बोला जा रहा है कि जब ऐसी 90 औरतें जब कूद के जान देती अपने आत्मसम्मान के लिए, कि भाई कोई आके भाई हमको दूसरा पुरुष ना छोड़ दे, हमारा बलात्कार रेप ना कर दे, इसके वजह से वो कूद गई। तो ये क्या छोटा-मोटा कदम था? ये बहुत बड़ा क्या था? साहसिक कदम था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी पैटर्न पे देखेंगे ये जौहर वगैरह का जब कंसेप्ट आता है आग में कूदने-वूदने का, धीरे-धीरे ठीक है, वो चीज़ बड़ा नेगेटिव चीज़ हो गया, सती प्रथा का रूप में। समझ में आ रहा है? यही समस्या है, क्या करोगे? खैर, समझ रही हो ना? इस गाँव से आए शरणार्थी दिल्ली के गुरुद्वारे में आज भी इस घटना पर कार्यक्रम आयोजित करते हैं। दिल्ली के जो लोग जाते हैं वहाँ पे, कि कितनी हमारे माताएँ बहनें क्या हो गई, मर गई। वे इन मौतों को आत्महत्या नहीं बल्कि शहादत का दर्जा देते हैं, और बात सही भी है, देना भी चाहिए, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। उस परिस्थिति में, उन विषम परिस्थितियों में उन लोगों ने क्या किया? अनेक होता है ना, एक लड़ना होता है, ठीक है, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। झांसी की रानी भी आखिरी सांस तक लड़ी। वो किस्मत अच्छा था, ठीक है, सेपरेट मिल गया, वरना झांसी की रानी के साथ अंग्रेजों माने अंग्रेज क्या करता सब कोई नहीं जानता। मैंने अगर जिंदा हाथ अगर लग जाती तो क्या होता उसके साथ कोई नहीं जानता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो भाई जब तुम अकेले हो, जब तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है, देख रही हो कि भाई 50 लोग खड़े हैं, हम जब अकेले हैं यहाँ पे, है कि नहीं है, तो अब जाएंगे वहाँ पे हम मर्दांगनी दिखाने, तो हमारी मर्दांगनी होगी कि बेवकूफ़ी होगी? बेवकूफ़ी होगी। इस चीज़ को समझना है, ठीक है, मर्दांगनी वहीं दिखाओ जहाँ पे चल जाए, ठीक है, मैंने थोड़ा बैलेंस होना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि 2 लोग हैं तो एकदम हार मान जाओ पहले ही। भाव को समझो थोड़ा यहाँ पे, ठीक है, नहीं तो इंस्टेंट दिमाग में क्या क्या चलने लगता है समझ में नहीं आता, ठीक है। तो उनको लगता था कि उस समय पुरुषों ने औरतों के फैसले को, बहादुरी को क्या किया, सर बहादुरी से क्या किया, स्वीकार किया, बोल दिया जाइए ठीक है भाई, हम लोग तो आपकी रक्षा नहीं कर सकते हैं, और ये होता है। बल्कि कई दफ़े तो उन्होंने औरतों को अपनी जान देने के लिए क्या किया, उकसाया भी कि भाई हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते, जाके मर जाओ, नहीं तो फिर लोग आएगा उठा के ले जाएगा। हर साल 13 मार्च को जब उनकी शहादत पर कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, तो इस घटना को मर्दों, औरतों और बच्चों की सभा में विस्तार से सुनाया जाता है, माने वो घटना को, कि क्या हुआ था उस समय आखिर। औरतों को अपनी बहनों के बलिदान और बहादुरी को अपने दिलों में संजोने और खुद को भी उसी ढांचे में ढालने के लिए क्या किया जाता है, प्रेरित किया जाता है कि भाई समझ में आ रहा है ना, कि अगर इस तरह का सिचुएशन आए, क्योंकि सिख लोग हैं, कैसे लोग हैं, इनकी क्या है, ये लोग अल्पसंख्यक है, कैसे हैं, अल्पसंख्यक है। जब बात आत्मसम्मान की आएगी तो फिर तुम लोग भी क्या करना, जाके वैसा ही कर लेना। अब लग रहा गलत बता रहा है सब, ठीक है। अब इसको लेके अब दूसरे विद्वान लोग आएंगे, बोल देंगे थोड़ा सा ज़रा सा क्या है, सिख लोग कायर हो जा रहे हैं, कायराना है, तो परिस्थिति को समझना पड़ेगा। चलो खैर, कोई दिक्कत। यह स्मृति कार्यक्रम समुदाय के जिंदा बचे लोगों के लिए उन यादों को जीवित रखने में मदद करता है। इस कार्यक्रम में उन औरतों को याद नहीं किया जाता जो मरना क्या की जाती नहीं चाहती थी, मैंने उसको रिस्पेक्ट नहीं दिया गया, जिन्हें अपनी इच्छा के खिलाफ मौत का रास्ता क्या करना पड़ा, चुनना पड़ा। अपनी इच्छा के क्या खिलाफ, मैंने हमारी इच्छा नहीं है कि हम मर जाए, सती प्रथा में जबरदस्ती सब चेचोर्स के क्या कर रहा है, ले जा रहा है सब बैठाने के लिए उस पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वैसे कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया जाएगा, रिस्पेक्ट उसको दिया जाएगा जो स्वेच्छा से, ठीक है, पत्नी के मने पति के चिता में एकदम पति को अपने गोदी में ले रही है, बैठ जा रही है, उसको और मने रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, तलवार लेकर रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, जय जय बोला जा रहा है कि भागेगी तो ठीक है। समस्या है यही है भारत, ठीक है। पढ़ते समय अब लगता है कि क्या है, लेकिन वही अतीत अतीत को हम लोग, ठीक है, इसीलिए पढ़ते हैं ताकि उन गलतियों को सुधार सकें, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग क्षेत्रीय विविधता की। क्षेत्रीय विविधता तो कम नहीं थी यहाँ पे, क्षेत्रीय विविधता पूरे भारत में, सोचो उस समय 11 प्रांत बंट चुका था, 11 प्रांतों में, ठीक है, संख्या थी कि नहीं थी, हिंदू थे भी, मुस्लिम भी थे। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, अभी तक हम लोगों ने
लोगों के जिन अनुभव की चर्चा पर कर रहे हैं वे उप महाद्वीप के उत्तर पश्चिम इलाके से क्या थे, संबंधित थे, माने पंजाब का क्षेत्र था। ठीक है, अभी जो भी घटनाएं हो रही कहाँ पे हैं, पंजाब में, माने पंजाब मन में, ठीक है, जो पूर्वी पंजाब इधर और पश्चिमी पंजाब बट गया है अभी। आइए देखें कि बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत और दक्कन में भी विभाजन का रूप किस रूप में सामने आया। बिल्कुल कहानी आज के टॉपिक। ठीक है, कलकत्ता और नोआखली में, एक जगह का नाम है कलकत्ता और नोआखली में 1946 में भी जनसंहार हो चुका था, लेकिन विभाजन का सबसे खूनी और विनाशकारी रूप पंजाब में क्या हुआ, सामने आया। वहीं पंजाब फिर भी बोला गया। पश्चिमी पंजाब से तकरीबन सभी हिंदू और सिखों को भारत की तरफ और तकरीबन सभी पंजाबी भाषी मुसलमानों को, देखो यही है, माने एक मुस्लिम क्या कर रहा है, पंजाबी बोल रहा है, एक मुस्लिम मलयालम बोल रहा है, क्या है, माने वो भारतीय संस्कृति में ऐसा आत्मसात हो गया है कि उसकी आत्मा भारत की हो गई है। लेकिन फिर भी एक ही चीज़ आड़े आ रहा है, वो क्या है, धर्म। भाई धर्म तुम्हारा एक नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितना हास्यास्पद है, सोचो। जब भी हम लोग जनजाति बोलते हैं तो क्या जनजाति केवल हिंदू ही है? सब बकरवाल वगैरह देखिए, वो सब दाढ़ी रखे रहता है, सब वो सब मुस्लिम नहीं है। समझो इस चीज़ को। तो पश्चिमी पंजाब से तकरीबन सभी हिंदू और सिखों को भारत की तरफ और तकरीबन सभी पंजाबी भाषी मुसलमानों को पाकिस्तान की तरफ क्या कर दिया गया, हाँक दिया कि जाओ भाई तुम लोग यहाँ से। ठीक है, यह सब कुछ 1946 से 1948 के बीच महज 2 साल में क्या हो गया। अब देखो 47 पार करके कि नहीं कर गया। तो ये मत समझना कि 1947 में भारत आज़ाद हो गया तो भाई मैंने बड़ा, ठीक है, सब चीज़ एकाएक क्या हो गया, अलाउद्दीन के चिराग की तरह क्या हो गया, ठीक हो गया, मैंने घींच दिए, जीन निकल गया, ठीक हो गया। वैसा कुछ भी क्या था, समझना है इस चीज़ को। ठीक है, उत्तर बिहार, मध्य प्रदेश और हैदराबाद के बहुत सारे परिवार 50 के दशक और 60 के दशक के शुरुआती सालों में भी पाकिस्तान जाकर क्या रहे, बसते रहे। परमिशन दिया गया था। देखेंगे जब आएगा बात, जब संविधान दोनों तरफ बन के तैयार हो जाएगा तो दोनों ही, इधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान, इधर भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, दोनों मिलते हैं, वार्तालाप करते हैं। फिर होता है कि नहीं भाई हमें एक और मौका देना चाहिए कि भाई अब स्वस्थ मैंने ठंडे दिमागों से सोच के देखो कि भाई तुम भारत वाले पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, पाकिस्तान वाले भारत में। ये बाद में हुआ है, ठीक है, जब सब चीज़ कंप्लीट हो गया है तब तो ऐसा हुआ है। अगर ये नहीं होता तो मामला और क्या हो जाता, गंभीर हो जाता। समझ में आ रहा है ना? पाकिस्तान जाकर बसते रहे, लेकिन बहुत सारों ने भारत में ही रहने का क्या किया, फैसला किया। बहुत सारे, ठीक है, मैंने अब भारत भी आ गया, बोल दिया कि भाई हमारा संविधान, हमारा देश कैसा है, धर्मनिरपेक्ष है, कोई भी दिक्कत नहीं है, सारे धर्म के लोग मिलजुल के क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं। तो सोचो कि अपने देश के लोग जो उस आनन फानन में बस गए, आके बस गए, कोई भी प्रधानमंत्री जाने देगा? वो तो भाई दिलासा दिलाएगा कि भाई यहीं रह लो, हम तुम्हें पूरी क्या देंगे, मैंने तुमको जो जो भी सुविधाएं हैं, फैसिलिटी है, सब देंगे, जो हुआ सब भूल जाओ, सबके साथ हुआ। लेकिन अब ऐसा होने नहीं देंगे। तो समझो, इसीलिए बहुत सारे जो हिंदू मुस्लिम है कहाँ रह गए, पाकिस्तान में रह गए, और बहुत सारे मुस्लिम कहाँ रह गए, भारत में ही रह गए। समझ में आया? नीतियाँ हैं। अगर सोचो उस समय नेहरू बोल देते कि भाई जितने मुस्लिम है एकदम भाग जाओ, नहीं तो सब सेना भिड़ा देंगे, है कि नहीं है, कोई रहता नहीं रहता। तो पाकिस्तान छोड़ देता? पाकिस्तान में यही कहा था। तो कहने का मतलब क्या है कि पूरा का पूरा जो भारत का जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, कि भाई धर्मनिरपेक्षता का, भारत का भी धर्मनिरपेक्ष हो जाता। विदेश वाले बोलते, अमेरिका बोलता है देखो धर्मनिरपेक्ष बोल रहा है, ठीक है, मारो इसको, भगाओ। सोचो एक शब्द के लिए भारत को कितना स्ट्रगल करना पड़ा, धर्मनिरपेक्षता। अब समझ में आ रहा है धर्मनिरपेक्षता का मतलब कितना बड़ा चीज़ है। संविधान में एक एक चीज़ जो है उसका कितना बड़ा मतलब है, इससे कोई नहीं लगा सकता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? ऐसे कोई, जिस तरह एक राज्य है, अगर एक राज्य कोई गलती करे केंद्र हावी हो जाएगा उस पर, वैसे पूरा देश है, अगर एक देश कोई गलती करे
कभी न समझो कि भाई सिर्फ और सिर्फ उसी का है, पूरे मैंने विश्व के लोग क्या हो जाएंगे उस पर, हावी हो जाएंगे। ऐसा आजकल ठीक है, ग्लोबलाइजेशन में सब पॉसिबल है। खैर चलो, तो इतना क्लियर हो गया। पाकिस्तान गए ज़्यादातर उर्दू भाषी लोग, जिन्हें मुहाजिर माने अप्रवासी है लोग, माइग्रेशन जो ठीक है कहा जाता है, सिंध के कराची हैदराबाद इलाके में जाके क्या हो गए, बस गए। बंगाल में यह पलायन लंबे समय तक चलता रहा। लोग ढीली ढाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आर पार क्या रहे, जाते रहे। अभी बंगाल है मैंने पूर्वी बंगाल में आना जाना, पता है तुम लोग, बड़ी पढ़ोगे आगे ठीक है। क्या बोलते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी, भारत की आंतरिक सुरक्षा, तब बड़ा हंसी आएगा यहाँ पे। अभी भी मामला वही है, मैंने भौगोलिक दृष्टि से जो हाल पाकिस्तान पूर्वी पंजाब और पश्चिमी पंजाब का है, ठीक वही हाल बंगाल का भी है, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल का। ठीक है, मैंने पता ही नहीं चलता है। वही है कि एक आध बोतल ठीक है पी लिया, सब तो बंगाल में रहेगा या फिर भारत में आ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो यहीं पे BSF रहती है सब, बॉर्डर सीमा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब रहता है, नरसिम्हा सब गया वहाँ पे, खूब ड्यूटी करता है सब, तो यहीं पे है यहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं। इसका एक अर्थ यह है कि बंगाली विभाजन से जो पीढ़ी उपजी वह उतनी तीखी क्या थी, नहीं थी, लेकिन जिसकी टीस लगातार महसूस होती रही। पंजाब के विपरीत बंगाल में धर्म के आधार पर आबादी का बंटवारा भी उतना साफ क्या था, नहीं था। समझने की कोशिश करो। इसका एक अर्थ यह था कि बंगाल विभाजन से जो पीड़ा उपजी वह उतना तीखी नहीं थी, जिसकी टीस लगातार क्या हो रही थी, महसूस हो रही थी, मैंने जो बार बार बेचैन कर रहा था। ठीक है, क्योंकि इधर तो साफ हो गया, कहाँ पे, पंजाब में साफ हो गया कि भाई इधर भाई हिंदू रहेंगे, इधर मुस्लिम रहेंगे। समस्या मामला कहाँ फंसा, बंगला में आके, बंगाल में फंसा। अब इसके पहले इसीलिए मैं बात किया था, ठीक है, चैतन्य महाप्रभु का नाम लिया था मैंने, याद है? जब भक्ति मूवमेंट हुआ तो पूरे के पूरे जो बंगाल का जो क्षेत्र था, क्योंकि उस समय बंगाल के अलग हुआ था, बंगाल तो भाई 1905 में क्या हुआ है, अलग हुआ है। पूरा का पूरा जो बंगाल का जो क्षेत्र है, मैंने भक्ति की लहर यहाँ पे ऐसा चला कि सारे हिंदू मुस्लिम लोग सब भक्ति करने लगे। सूफीनामा अंदाज यहाँ पे ऐसा चला, देखो क्या कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं कि तोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं सारा। ठीक है, मैंने अलग हो गए। इस कदर यहाँ पे बंगाल में एक हो चुके थे कि भाई बांग्लादेश अलग होने के बाद भी अब लोग मैंने अलग फील करते थे भाई, मैंने अलग पूरी तरीके से हो नहीं पा रहे थे। सबसे बड़ी समस्या है ये। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो थोड़ा समझना है इस चीज़ को। इसीलिए कहा जा रहा है कि पंजाब के विपरीत बंगाल में धर्म के आधार पर आबादी का बंटवारा भी उतना साफ क्या था, नहीं था। बहुत सारे बंगाली हिंदू पूर्वी पाकिस्तान में, जबकि बहुत सारे बंगाली मुसलमान कहाँ पे, पश्चिमी बंगाल में ही रुके रहे। बड़ी खेल है, बड़ी समस्या है। एकदम बड़ा अच्छा से नोट्स बना ले तुम लोग, एकदम लाइफ टाइम काम देगा ये। ठीक है, कहीं जाकर मंच में खड़े होकर बोल सकती हो। कोई दिक्कत हो रहा है? अरे खाली हिंदू मुस्लिम करते रहना है, ठीक है, नहीं दिक्कत हो रहा है। ठीक है। आखिरकार बंगाली मुसलमान, यहाँ पे देखो ना, बार बार बोलते हैं नहीं, अभी देखने लगा, बोलते हैं किताब रख दो यहाँ पे सामने नजर गड़ाए रखो यहाँ पे, किताब मोड़ के रखो यहाँ पे। लेक्चर चलता है तो पता नहीं कौन कौन चीज़ चलते रहती है, यहाँ ध्यान रखो, ठीक है, बहुत सारा चीज़ चलते रहता है यहाँ पे। आखिरकार बंगाली मुसलमान माने कौन थे भाई, पूर्वी पाकिस्तान में जो रहते थे, अपनी राजनीतिक पहलकदमी के जरिए जिन्ना के दिरी राष्ट्र सिद्धांत को क्या कर दिया, नकार दिया। सबसे बड़ी समस्या थी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब जब 1971-72 में कैसे बांग्लादेश आज़ाद हुआ, उस समय जो भारत की प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी। क्या हुआ था उस समय, ये तुमको देख के बड़ा हंसी आएगा। समझ में आ रहा है? मैंने कुल मिला के समझाना ये चाह रहा है कि यहाँ फिर वो चीज़ नहीं होगा। पंजाब में तो सक्सेस हो गया पाकिस्तान का कि चलो भाई लोग सेपरेट हो गए। बंगाल में सक्सेस क्या हुआ, नहीं हुआ। क्योंकि भाई अभी भी तुम लोग समझने की कोशिश करो, बांग्लादेश में अभी भी ठीक ठाक हिंदू लोग क्या है, मौजूद हैं।
और ये पश्चिमी बंगाल में ठीक ठाक मुस्लिम लोग भी क्या है मौजूद है यहाँ पे। बड़ी समस्या है। अभी भी ममता बनर्जी काफ़ी मेहनत करके रखती है वहाँ पे, ठीक है, दोनों के लेके चलती है। जिसकी ममता बनर्जी की पार्टी का नाम क्या है, तृणमूल कांग्रेस। सब भुला गया होगा, कहाँ याद रहता है सब। याद है तृणमूल कांग्रेस सबको मैनेज करके चलती है, इतनी आसान, ठीक है। खैर, अलग हो गया कब, 1971-72 में। अब अलग होने का कारण कोई एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं, ठीक है। बस यही जानना अभी कि भाई भारत ने सपोर्ट क्यों किया, ठीक है। भारत ने सपोर्ट इसीलिए किया कि भाई यहाँ पे मतलब ठीक ठाक लोग कौन लोग थे, हिंदू थे। और वैसे हिंदुओं को कौन है भाई, पाकिस्तान ऊपर से आ रहा है, जा रहा है, इधर से आ रहा है, बड़ा टॉर्चर कर रहा है आके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समस्या होगी कि नहीं होगी भाई, बगल में भाई हमारा, ठीक है, अपना मतलब जात भाई रह रहा है और उसके साथ क्या हो रहा है, मतलब समस्या है। एक अपने आप में लगावपन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। समस्या तब अधिक बढ़ गई जब यहाँ से बहुत सारे जो हिंदू लोग, मुस्लिम लोग शरणार्थी के रूप में कहाँ आने लगे, भारत आने लगे। सिर्फ भारत में कहाँ पे, बंगाल में नहीं, सब असम में, मेघालय में। ये एनआरसी क्यों लाया जा रहा है, इन्हीं के लिए लाया जा रहा है कि उसमें जो भी बंगाली मुसलमान जो आया भारत में, ठीक है, जो भी बंगाली मुसलमान, सब टॉपिक देखो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कुछ भी अलग नहीं है। बस समझने या समझाने का यहाँ पे क्षमता चाहिए। समझ में आया कि जो भी, देखो यहाँ पे साफ कर देते हैं एनआरसी का मुद्दा क्या है यहाँ पे। भाई 1971-72 में जो भी यहाँ पे बांग्लादेश से मुसलमान चाहे इधर आया, चाहे सेवन सिस्टर की तरफ गया, है कि नहीं है, यही इसीलिए एनआरसी लाया गया कि भाई इनको क्या करना पड़ेगा, प्रूफ दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाना पड़ेगा, प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि भाई तुम लोग क्या हो, भारत के हो कि नहीं हो। कुछ प्रूफ होगा ना तुम लोगों के पास। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है भाई। अभी बस ये जान लो कि एनआरसी मने, ठीक है, बोला गया एनआरसी नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर। क्या, सिटीजनशिप रजिस्टर, मैंने इसमें एक ऐसा रजिस्टर तैयार करना है, मैंने जिसमें पता लग जाए कि कौन कौन भारत के लोग क्या हैं अभी। समझ में आ रहा है? तो तुम लोग जवाब होना चाहिए कि भाई वोटर आईडी कार्ड भी तो है, वो आधार कार्ड भी तो है, इसे नहीं पता लग जा रहा है। तो ये वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड दोनों ही, ठीक है, मैंने सरकार जो है नागरिकता का प्रमाण क्या करती है, नहीं मानती है। वोटर आईडी को तो मानती है, लेकिन देखेंगे अभी इसमें भी पेंच है, लेकिन एग्जाम में आएगा तो यहीं लगाना है वोटर आईडी। अब सरकार मैंने चाह रही है कि नए सिरे से क्या करें, हम बनाए प्रूफ के साथ बनाए। इसमें कोई प्रूफ क्या है, नहीं है। वोटर आईडी कार्ड में फर्जी लोग बनवा लेते हैं, बड़ी बनता है। आधार कार्ड में कोई मत समझना कि इतना थी है, ठीक है, इसमें भी बड़ा फर्जी हो रहा है आजकल, ठीक है, समझ रही हो ना, तो ध्यान रखना यहाँ पे। खैर जो भी बातें हैं यहाँ पे, अब थोड़ा सा झलक में दिखा दिया कि 1971, इसीलिए अभी सरकार बेचैन है, ठीक है। अब बेचैन है किसके लिए, हिंदुओं के लिए ठीक है, यही है, बीजेपी गवर्नमेंट है, ठीक है, समझो, बीजेपी गवर्नमेंट है। अब यहाँ पे बोल दिया गया एनआरसी के लिए, ठीक है, और भी प्रावधान है उसका लंबा चौड़ा है, बस समझ जाओ कि भाई, ठीक है, एक मोटिव क्या है, कोई दिक्कत। अब बंगाल के लोग गए यहाँ पे, जाके छिल गए, फैल गए, ठीक है, धीरे 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 जाके अभी असम में इतने मुस्लिम लोग हो गया है कि वहाँ के हिंदुओं को दिक्कत होने लगता है। मैंने जाके धीरे धीरे अंग्रेजों की तरह क्या करना, रच बस जाना, कंट्रोल करना। भाई कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कल कारखाना लगा रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं अपना, तो इससे क्या हो रहा है कि बाहर के लोग जाएंगे। अभी सोचिए कि गाँव है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं, चलो भाई खा पी रहे हैं, अपने में मस्त है। अभी कोई एक व्यक्ति चला गया वहाँ पे, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, मैंने एक व्यक्ति वहाँ पे चला गया, अंबानी को भेज दो, सारा गांव के लोगों का जमीनें खरीद लेगा। अब गांव के लोगों को खुशहाली रह पाएगी? इसी चीज़ को समझने क्या करना है, कोशिश करना है, ठीक है, कि एक व्यक्ति से, ठीक है, संपत्ति का स्थानांतरण हो जा रहा है दूसरे व्यक्ति में। खूब हुआ है सातों जगह पे, मैंने, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, सातों सिस्टर। इधर म्यांमार से सब खदेड़ा जा रहा है रोहिंग्या मुसलमान को, वो लोग भी घुस गया है, बांग्लादेश में भी सब घुसा है। रोहिंग्या मुसलमान किसी दिन बताऊंगा, बड़ा मार्मिक कहानी उनकी भी, म्यांमार से खदेड़ दिया गया है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तब जो जो भी लोग गए शरणार्थी बन के आए, इंदिरा गांधी को देखा नहीं गया, भाई सपोर्ट कर दी कि ना भाई अब करेंगे हम, ठीक है। खैर बांग्लादेश की क्या हो गई, स्थापना हो गई,
कोई दिक्कत? अब क्या हो गया, इस्लाम पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान एक दूसरे को जोड़कर क्या कर पाया, नहीं रख पाया। क्योंकि भाई जो जिस मजहब के नाम पे क्या बना था, एक देश बना था पाकिस्तान, जिसके दो भाग थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, टूट गया। इसके बावजूद पंजाब और बंगाल में के अनुभवों में ज़बरदस्त समानताएं भी दिखाई देती है। दोनों ही जगह औरतों व लड़कियों को यातनाओं का मुख्य क्या किया गया, निशाना बनाया गया। बांग्ला में भी मैंने, अब बांग्लादेश में भी, और ठीक है पंजाब में भी हमलावर औरतों को देह को जीते जाने वाले इलाके की तरह देखते थे। मैंने देह, बॉडी है यहाँ पे, मैंने कुछ है नहीं, एक वस्तु है। एक समुदाय की औरतों के अपमान को उनके पूरे समुदाय के अपमान तथा बदले की कार्रवाई के रूप में देखा जाता था। समझ में आया है? सिंपल समझो, सिंपल इसको समझने की तुम लोग कोशिश करो कि जैसे उसी दिन घटना हुआ हरियाणा का, एक मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की को गोली मार दिया। अब पूरी की पूरी की जो कम्युनिटी है उसके क्या हो गई, खिलाफ हो गई। हिंदू कम्युनिटी मुस्लिमों क्या हो गई, खिलाफ हो गई। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि एक समुदाय की औरतों को अपमान को उनके पूरे समुदाय के अपमान का बदला लेने की कार्रवाई के रूप में देखा जाता था। कि भाई मुस्लिमों ने हमारी एक बेटी को गोली मारा है, हम उनके सारी बेटियों को, अब हिंदू बोल रहा क्या मार देंगे, गोली मार देंगे। तो ये हिंसा को क्या करना है, बढ़ावा देना है। यही होता है जिसके साथ हुआ होता है, क्या करोगी, समझ सकते हैं, मजबूरी है, ठीक है, या फिर जो भी उसका इमोशन है उस समय कोई सोचने समझने की स्थिति में नहीं रहता है। तुरंत मिल जाएगा, कोई दे दे गन भाई कि देखो जा रही है मुस्लिम, मारो उसको, तुरंत मार देगा वो, कुछ नहीं सोचेगा। सेंटिमेंट को समझ रही हो कि नहीं समझ रही हो, भाव को। कहानी, कविता, फिल्म, ऊपर भी एक चीज़ दिया हुआ था ये, ठीक है। औरतों की बरामदी का मतलब क्या था, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ो। औरतों की बरामदी का मतलब क्या था, ठीक है। मैंने कहा बरामदी का मतलब पता लग ही गया है, लेकिन यह है थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लो। लंदन में उपनिवेशी पंजाब का एक आत्मकथात्मक सामाजिक इतिहास पंजाबी सेंचुरी के नाम से लिखा। वहाँ उन्होंने एक महिला और एक जोड़े की दास्तान बयान की है। यहाँ उसका संक्षिप्त रूप दिया जा रहा है, लेकिन हमने जहाँ तक संभव हो मूल की भाषा और अभिव्यक्तियों को बनाए रखने की कोशिश। एक घटना ऐसी हुई कि बंटवारे के दौरान मारकाट बचाने वाले एक सिख नौजवान ने हत्याकांड पर तुली हुई भीड़ को मानकर एक खूबसूरत मुसलमान लड़की को अपने लिए मांग लिया। उन दोनों ने शादी कर ली और धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार भी करने लगे। मैंने गदर का याद आ रहा कि नहीं आ रहा है, एकदम वही चल रहा है, चलो। लड़की के दिमाग से अपने मारे गए माता पिता और पिछली जिंदगी की यादें क्रमशः धुंधली पड़ने लगी। वे एक दूसरे के साथ खुश थे और उनके एक बेटा भी हुआ। क्या लग रहा है, गदर इसी को लिखा गया है। तो देखो, गदर कोई हवा में नहीं लिखा गया, ठीक है, एकदम साफ साफ दिख रहा है, चलो। और जल्दी ही अपहृत औरतों का पता लगकर, अपहत मैंने जिसका अपहरण हुआ था, मैंने जो खो गई थी, चलो, पता लगाकर उन्हें वापस लौटाने में लगन से जुटे सामाजिक कार्यकर्ताओं और पुलिस वालों को उनकी भनक मिल गई कि भाई ठीक है, बिछड़ी हुई है, खोई है, चलो। तो अब यहाँ पे जरूरी नहीं कि उसकी पत्नी है, अब जरूरी है कि पहले क्या है, खोई हुई थी, तब उसकी क्या है, पत्नी है। बड़ी समस्या है, मैंने सिस्टम जो है ना, मैंने क्या करोगे, चलो। उन्होंने उस सिख के गृह जिले जालंधर में पूछताछ की। उससे इसकी खबर मिल गई और वह परिवार के साथ कलकत्ता भाग निकला। मैंने एक सिख क्या है, पुरुष है, और एक मुस्लिम क्या है, महिला। तो गदर में सिखे रहे हैं, है कि नहीं है, बांधता है फेटा, चलो। सामाजिक कार्यकर्ता भी कलकत्ता पहुंच गए। इस बीच उसके मित्रों ने अदालत से स्टे ऑर्डर लेने की कानून अपनी ही भारी भरकम चाल से चल रहा था। मैंने ठीक है, जो भी सामाजिक कार्यकर्ता भी कलकत्ता पहुंच गए पीछे पीछे। इस बीच उसके मित्रों ने अदालत से स्टे ऑर्डर लेने की कोशिश की कि भाई मैंने ये सब रोक दिया जाए, मैंने अभी रोक दिया जाए, मैंने उसकी गिरफ्तारी क्या हो ना हो। पर कानून अपनी भारी भरकम चाल से क्या हो रहा था, चल रहा था। मैंने कहा हमें जल्दी जल्दी क्या करना है, मिलाना है सबको, क्या करना है, सबको मिलाना है, चलो।
कलकत्ता से यह जोड़ा इस उम्मीद में पंजाब के किसी अनजान से गांव को भागा कि पीछा करने वाली पुलिस वहां नहीं पहुंच सकेगी। लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और पूछताछ करने लगी। सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि कहीं जाओगे तो लोग रहेंगे, ठीक है, और न्यूज जो है, ठीक है, हर जगह रहता है। चलो। उसकी पत्नी फिर से गर्भवती हो गई थी और अब बच्चे का जन्म नजदीक ही था। उस सिख ने अपने छोटे से बेटे को तो अपनी माँ के पास भेज दिया और खुद अपनी पति को गन्ने के खेत में ले गया। वहाँ खुद अपने पत्नी को, ठीक है, प्रेग्नेंट थी, चलो। गन्ने के खेत में ले गया। वहाँ एक गड्ढे में उसने अपनी पत्नी को यथासंभव आराम से लिटा दिया और खुद पुलिस की राह देखते हुए एक बंदूक लेकर लेट गया। उसने ठान रखी थी कि जीते जी वह अपनी पत्नी को अपने से अलग न होने देगा। उस गड्ढे में ही उसने अपने हाथों से पत्नी की जच्ची कराई। जज्जी मैंने, ठीक है, जो होता है ना पूरा का पूरा, जो क्या बोलते हैं उसको, प्रसव, ठीक है, बच्चा कराना खुद ही कराया, चलो। अगले दिन उसकी पत्नी को तेज बुखार आ गया और 3 दिन में वह मर गई। पति उसे अस्पताल ले जाने की हिम्मत न कर सका क्योंकि वह डरता था कि सामाजिक कार्यकर्ता और पुलिस से उसे छीन लेंगे। एक मार्मिकता दिखाया गया उस समय का। कहानी, कविता, फिल्म, ठीक है। कह रहा है कि क्या आप विभाजन से संबंधित किसी लघु कथा, उपन्यास, कविता या फिल्म के बारे में जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। नहीं जानते हैं? नहीं जानते हैं। बहुत सारा इसमें लघु कथा, शॉर्ट स्टोरी, उपन्यास भी लिखा गया है, पढ़ोगे तो, ठीक है। प्रायः ऐसा होता है कि बंटवारे से संबंधित साहित्य और फिल्मों में उस विध्वंसक घटना को इतिहासकारों के मुकाबले ज़्यादा गहरी अंतर्दृष्टि से, ठीक है, पेश किया जाता है। माने उनकी संवेदना को दर्शाया जाता है, उनकी मार्मिकता को दर्शाया जाता है। उपन्यास वगैरह पढ़ोगे, नोवेल भी बोलते हैं इसको, ठीक है, नोवेल माने उपन्यास होता है। जब पढ़ोगी तो फिर मैंने, भले ही उसमें मूवी नहीं चलता है, यही समय क्यों पढ़ रहा था, एक एक दिन में पढ़ गया, पढ़ोगी तो लगेगा कि मेरे आंखों के सामने से क्या हो रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? मतलब इंटरेस्टिंग हो जाता है, इतना इंटरेस्टिंग हो जाता है। उनमें सामूहिक पीड़ा और कठिनाइयों को किसी एक व्यक्ति या छोटे से समूह के जरिए समझने की कोशिश की जाती है। उनकी नीति एक ऐसी विशाल घटना से तय होती है जिन पर उनका कोई वश नहीं होता था। इन कृतियों में उस समय के आक्रोश व भ्रम, लोगों को जो अजीबोगरीब रास्ते अपनाने पड़े, उनको दर्ज किया जाता है। उनमें हिंसा की भीषणता, इंसानी पतन और दुर्दशा पर सदमे व हैरानी का भाव दिखता है। माने किसमें, उपन्यास वगैरह में सब। उनसे उस उम्मीद और उन तरीक़ों का भी जिक्र होता है जिनका लोग ऐसी मुश्किल घड़ियों का क्या करते हैं, मुकाबला करते हैं। उर्दू की एक बेहद प्रतिभाशाली कहानीकार सआदत हसन मंटो ने अपने लेखन के बारे में कहा था। पढ़ो क्या कहा था। लंबे अरसे तक मैं देश के बंटवारे से अपनी उथल-पुथल के नतीजों को स्वीकार करने से इनकार करता रहा। महसूस तो मैं अब भी वही करता हूँ, पर मुझे लगता है कि आखिरकार मैंने अपने आप पर तरस खाए या हताश हुए बगैर उस खौफनाक सच्चाई को मंजूर कर लिया। इस प्रक्रिया में मैंने इंसान के बनाए हुए लहू के इस समुंदर से अनोखे आग वाले मोतियों को निकालने की कोशिश की। मैंने इंसानों को मारने वाले इंसानों की धुन के बारे में लिखा, उनमें से कुछ के पछतावे के बारे में लिखा, उन कातिलों के बहाए गए आंसुओं के बारे में लिखा, जो समझ नहीं पा रहे थे कि उनमें अब तक कुछ इंसानी जज्बे बाकी कैसे रह गए। इन तमाम और इनके अलावा और भी बहुत सी बातों को मैंने अपनी हाथ में लिखा है। मार्मिकता को दर्शा रहा है कि भाई उस समय भी क्या थे, इंसान थे, कोई जानवर नहीं थे, लेकिन ये इंसान कैसे जानवर का रूप ले लिए। अब यहाँ समझना है, इसमें बहुत सारे असामाजिक तत्व भी होते हैं। वैसे लोग होते हैं भाई जिनका माने कुछ हुआ नहीं है, तो समझो कि जिसकी बीवी के साथ बलात्कार कर दिया गया, बहन के साथ बलात्कार कर गया, तो उसके अंदर तो स्वाभाविक गुस्सा आना क्या है, तय है।
लेकिन इसमें सबसे बड़ा वही है, मैं कह रहा हूँ ना, असामाजिक तत्व, हिंसा में इनका बड़ा रोल होता है। मूवी वगैरह नहीं देखते हो, सब नेता सब क्या करता है, अपने 2-4 लोगों को भीड़ में क्या करता है, खड़ा कर देता है, ठीक है। माने अगवा करेगा कि नेताजी तो सबसे जय चिल्लाएगा पहली बार वहीं, फिर बाकी लोग भी देखी सीखा जय चिल्लाने लगेगा। बड़ा समस्या होता है ऐसे लोगों को क्या करना पहचानना। और फिर दूसरे नेता के, अगर समझो कि पहला वाला नेता है, चाहता है कि भाई उस नेता के रैली में क्या करें, हम दंगा करवा दें, अपने 2-4 आदमी को क्या कर देगा, भेज देगा, एक आध को बम वम फोड़वा देगा। अब सोचो उस रैली में अगर एक बम भी फूट गया, बने बम बने ये सुतली बम, दीपावली वाला, लोग क्या समझेंगे, भाई बम ही फोड़ दिया सब मारने के लिए। मैंने क्या मैंने कोई लोग नेता पूछेगा, नहीं पूछेगा। सबको अपने अपने जान के लाले पड़ जाएंगे। तो इसी चीज़ को समझने की क्या कर रहे थे हम लोग, कोशिश करना है कि वही चीज़ बताने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि इंसानों के लिए मैंने काफ़ी कुछ लिखा, विभाजन संबंधी अब कह रहा है बहुत सारा है, पढ़ लेना, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। मैंने जो भी बुक लिखा गया है, ठीक है, उपन्यास लिखा गया है, शॉर्ट स्टोरी जो लिखा गया है, सब इसमें क्या है, मौजूद है। किसी को भी उठा के पढ़ोगे तो सब, क्योंकि सारे धर्म के लोग क्या थे इससे त्रस्त थे, सभी धर्मों के लोगों ने अपना अपना एक्सपीरियंस, ठीक है, लिखा हुआ है। तो इसको तो इतना आसान नहीं है पढ़ना, ठीक है, कोई मूवी वगैरह देख लो बस समझ जाओ, वही काफ़ी है। बाद में, ठीक है, जब टाइम मिले तो जब कहीं जाना घूमने फिरने यही होता है देखना, ट्रेन के सफ़र में लोग अक्सर ऐसी बुक को लेकर चलते हैं, एक नोवेल रख लिया, ठीक है भाई, नोवेल रख लिया, या कोई ऐसा मूवी मतलब रख लिया, या नहीं कि इंटरटेनमेंट के लिए, है, समझ रहे हो ना, ये तुम्हारे साथ होता है, तुमको केवल इंटरटेनमेंट चाहिए, सीखना नहीं है तुमको, ठीक है। ये इंटरेस्ट बदलो, ये क्या है ये सब चीज़, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने कहीं जा रही हो, कुछ कर रही हो, तो कोई ऐसा चीज़ लेके जाओ कि भाई जा रही हो तो कुछ वहाँ भी तुम्हें सीखने के लिए मिले, ज्ञान तो बढ़ रहा है। अभी पढ़ रही हो, सोचो अगर गदर फिल्म सिर्फ एक नहीं देखी होती तो एज्यूमिंग करने में कितनी क्या आती, समस्याएं आती, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसीलिए वैसे फिल्मों को देखो जिसका तुम्हारे शिक्षा से क्या है, लेना देना है, वो भी देखो, एकदम नाम मात्र का, ठीक है, लेकिन बाकी उन्हीं चीज़ों को देखो, उन्हीं चीज़ों को पढ़ो, ठीक है, जिसको तुम्हारे शिक्षा से लेना देना है। अब तुम लोग के पास समय नहीं है, एक प्रक्रिया के तहत गुजरती भाई, तो कभी कभी थोड़ा सा नोवेल वगैरह उपन्यास वगैरह पढ़ती, वो सब रखा है मैंने, वो नीलोत्पल मृणाल वाला अभी भी, ठीक है। मैंने अब तो खैर समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी भी पूरा नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा और पढ़ लोगे तो किसी दिन दे देंगे कि लो सब निपटा दो, पढ़ोगे तो देखना बोलती हो सब एक दिन में उसको पढ़ लोगे मेरी तरह, ठीक है। उसमें लगेगा कि कुछ हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। खैर चलो, अब बात करते हैं हम लोग मदद, मानवता और सद्भावना की। वही देखो, हिंसा भड़कता है तो हर तरह के लोग क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, अच्छे बुरे दोनों लोग मौजूद होते हैं। अब इसमें ये कहना बिल्कुल गलत है कि भाई हिंदुओं ने, सारे हिंदुओं ने मुसलमानों को मार दिया, सारे मुसलमानों ने हिंदुओं को मार दिया, सारे मुसलमानों ने सिखों को मार दिया, सारे मुसलमानों ने, ठीक है, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें भी एक्सेप्शन इन्हीं लोगों को बोला जाता है, और सच कहूँ तो इन्हीं लोगों के प्रयासों के बदौलत ही ये जो पूरा दुनिया है क्या है, टिका हुआ है। इनको क्या बोला जाता है, इंसानियत बोला जाता है। ये लोग किसी मजहब से परे होके, किसी जाति से परे होके सिर्फ और सिर्फ इंसान देखते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, ठीक है। अब गदर का एग्जाम्पल ले लो, अगर उसके अंदर इंसानियत नहीं होती तो क्या कर पाता हो, नहीं कर। क्या देखा भाई, ये एक, ठीक है, जो भी महिला है जा रही है, अगर ठीक है नहीं करेंगे तो मार देगा सब, इसको बचाया उसको। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है, मदद, ठीक है, मानवता, इंसानियत और सद्भावना, माने एक दूसरे की भावनाओं को क्या करना, रिस्पेक्ट करना। उस आज़ादी के दौर में भी क्या था, मौजूद था, उस विभाजन के दौर पे भी मौजूद था। तो अब यहाँ पे तुम लोगों के सामने यूपीएससी प्रश्न बना देगा, समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं आया, कैसे भी याद करो। अमेरिकी क्रांति, अमेरिकी गृह क्रांति, अमेरिकी गृह युद्ध, ठीक है, अमेरिकी गृह युद्ध क्या था, एक बहुत ही बड़ा खतरनाक चीज़ था, है कि नहीं है। अमेरिकी गृह युद्ध होते हुए भी अमेरिका के लोगों के लिए क्या बन गया, एक अनकहा आशीर्वाद बन गया। कुछ सुना सुना लग रहा है, कैसे बन गया भाई।
क्या अब वो अचानक बन गया? इतने सारे लोगों का बलिदान हुआ तभी तो जाके बाद में ठीक हुआ मेरे का। यहाँ भी हमें उस चीज़ को थोड़ा सा क्या करना है, समझना है। इसीलिए भारत में देखो जो चीज़ हुआ है ना, टुकड़े टुकड़ों में जितने देशों में हुआ है, जितनी बड़ी क्रांति के रूप में हुआ है, वो सारा चीज़ अकेले कहाँ हुआ है? भारत में हुआ है। बस देखने का चश्मा चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? चलो देखते हैं। ठीक है, अब क्या है, अब सिर्फ लोग एक दूसरे को मारते भी रहे। अब जब भी निष्कर्ष में आएगा उल्टा करना है, ठीक है, दे देगा कि भाई 1900, ठीक है, 47 का जो विभाजन था, लोग एक दूसरे के मारने में आमदा थे, एक दूसरे की भावनाओं का रिस्पेक्ट नहीं करते थे, एक दूसरे को मार दिया, ख़त्म कर दिया। तो बताना है यहाँ पे, ठीक है, डिफेंड करना है, ठीक है, पहले सपोर्ट करना है, फिर ठीक है डिफेंड भी करना है कि ठीक है आपकी बात से हम सहमत है, लेकिन ठीक है पूरा ऐसा क्या था, नहीं था। निष्कर्ष में लिख सकती हो इसको, दे देगा भाई कि 1947 का विभाजन भारत के लिए मैंने बहुत मैंने एक मैंने इतना कमज़ोर नब्ज था, ठीक है, इतना लोगों को समस्या झेलना पड़ा। उसमें भी बता सकती हो कि नहीं मैंने इससे, ठीक है, एक जो सांप्रदायिक सौहार्दता की बात करते हैं, मिलजुल के करना, उसमें भी कुछ लोग ऐसे थे जो इसको क्या किया, जिंदा रखा। समझे कि नहीं समझे? हाँ, हिंसा के कचरे और विभाजन की पीड़ा के तले, देखो हिंसा का क्या कचरा, विभाजन की पीड़ा तले इंसानियत और सौहार्द का एक विशाल इतिहास दबा पड़ा है। अब्दुल लतीफ़ के मर्मस्पर्शी बयानों जैसे बहुत सारे वृत्तांतों से इस बात का क्या पता चलता है। अब्दुल लतीफ़ कौन था? शुरू में ही अब्दुल लतीफ़ याद आ रहा कि नहीं आ रहा? शुरू में भाई जो मदद कर रहा था, बोला था ना, लास्ट में बताएंगे, आ गया लास्ट। इतिहासकारों ने इस आशय की अनगिनत कहानियाँ उजागर की है कि किस तरह बहुत सारे आम लोग बंटवारे के वक्त एक दूसरे की क्या कर रहे थे, मदद कर रहे थे। ये आपसी हमदर्दी और साझेदारी नए मौके के खुलने और सदैव पर विजय की क्या है, कहानियाँ हैं। अब कुछ नाम है, जैसे कि खुशदेव सिंह है एक, हमारे सामने एक बेहतरीन मिसाल है। सुखदेव सिंह एक सिख डॉक्टर थे और तपेदिक के क्या थे, विशेषज्ञ थे। तपेदिक का मतलब टीबी, ठीक है। वे उस समय धर्मपुर में तैनात थे, जब हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। दिन रात लगकर डॉक्टर साहब ने असंख्य प्रवासी मुसलमानों, सिखों, हिंदुओं को बिना किसी भेदभाव के एक कोमल स्पर्श, भोजन, आश्रय और सुरक्षा प्रदान की। धर्मपुर के लोगों में उनके इंसानी जज्बे और सहृदयता के प्रति गहरा आस्था और विश्वास क्या हो गया, पैदा हो गया। उन पर लोगों का वैसा ही भरोसा था जिसे दिल्ली और कई जगह के मुसलमानों को गांधी जी पर था। उनमें से एक मोहम्मद उमर ने सुखदेव सिंह को चिट्ठी में लिखा था कि पूरी विनम्रता के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे आपके अलावा किसी की शरण में सुरक्षा दिखाई क्या देती नहीं देती है। मैंने आप ही जो है बचा सकते हैं, इसीलिए मेहरबानी करके मुझे आप अपने अस्पताल में क्या कर दीजिए, सीट दे दीजिए। कोई दिक्कत? इस डॉक्टर द्वारा किए गए अथक राहत प्रयासों के बारे में उनके संस्मरण में जो लिखा गया है, जिसका नाम है लव इज स्ट्रोंगर देन हेट, मैंने क्या कह रहा है, लव इज स्ट्रोंगर मैंने, ठीक है, जो प्यार है, ठीक है, बहुत मजबूत होता है किससे, नफरत से। द रिमेंबर ऑफ 1947 मैंने मोहब्बत नफरत से क्या होती है, ज़्यादा ताकतवर होती है। फिल्मी डायलॉग हो गया है, ठीक है, खैर फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये हकीकत है। यहाँ डॉक्टर साहब ने अपने कामों को बयान करते हुए लिखा कि यह एक इंसान होने के नाते बिरादर इंसानों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए मेरी छोटी कोशिश थी कि उन्होंने 1949 में कराची की 2 संक्षिप्त यात्राओं का गर्व से जिक्र किया है। उन्होंने पुराने दोस्तों और धर्मपुर में उनकी मदद लेने वाले कराची हवाई अड्डे पर उनके साथ कुछ यादगार घंटे बिताने का मौका मिला। पहले से उन्हें जाने वाले 6 पुलिस कांस्टेबल उन्हें लेकर जहाज़ तक गए। उन्हें दिखाई दे रहा है यहाँ पे जहाज़ पर चढ़ते हुए उन्होंने सलामी दी। मैंने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। मेरे आंखों से आंसू क्या हो गए थे, छलक आए थे। तो ये गया हुआ था, ठीक है, डॉक्टर कहाँ गया था, पाकिस्तान, हाँ वहीं है, कहाँ गया था, कराची, पाकिस्तान गया हुआ था। मैंने उस समय दिखाया जा रहा है कि मैंने एक घटना होने के बाद गया था वहाँ पे 1949 में, और
कब ये हेल्प कब किया गया है? आज़ादी के समय, मैंने विभाजन के समय, 1947 के समय। देखो यहीं ये शरणार्थियों का तंबू, सोचो कैसे कोई रह पाएगा इसमें, लेकिन शरणार्थी को रहना पड़ता है इससे। सीरिया वगैरह में मैंने, ये तो आम बात है, ठीक है। अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। अंगूर की एक छोटी सी टोकरी, ये वही चीज़ें पढ़ लेना, ठीक है। तुम लोग क्या हो उस समय दिया गया है। मौखिक गवाही और इतिहास, लास्ट सेगमेंट है मेरे ख्याल से, ठीक है। क्या है? मौखिक गवाही और यहाँ पे इतिहास। क्या आपने उन चीज़ों पर गौर किया है जिसके सहारे इस अध्याय में विभाजन के इतिहास को सूत्रों में पिरोया जा रहा है? मौखिक वृत्तांत, संस्मरण, डायरिया, पारिवारिक इतिहास और स्वलिखित ब्यौरे, इन सबसे तकसीम के दौरान आम लोगों की कठिनाइयाँ व मुसीबतों को समझने में क्या मिलती है? मदद मिलती है। लाखों लोग बंटवारे को पीड़ा तथा एक स्याह दौर की चुनौती के रूप में देखते हैं। उनके लिए यह सिर्फ संवैधानिक विभाजन या मुस्लिम लीग अथवा, ठीक है, कांग्रेस औरों की दलगत सियासत का मामला ही नहीं था। हाँ, सोच के देखो, एक व्यक्ति का, ठीक है, मैंने अगर एक जो महिला है, अगर उसका अगर परिवार है, एक पूर्वी, मैंने पंजाब की महिला का परिवार अगर कहाँ है, पश्चिमी पाकिस्तान में है, मैंने पश्चिमी पंजाब में, क्या देखेगी? अब जाति को देखेगी, धर्म को देखेगी, कि हिंदू पाकिस्तान को देखेगी? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके सामने तो भाई मेरा क्या है, माँ बाप है। इस मार्मिकता को समझो। इसीलिए कह रहा है कि भाई कुछ नहीं, जो भी लोग आपस में ऊपर पर जो चिल्ला रहे हैं, ठीक है, जो आम लोग हैं ना, मौखिक गवाही है यहाँ पे, हाँ, आम लोगों के बारे में ये बहुत रियल होता है कि जो लोग समस्याओं से घिरे थे उनके लिए यह सिर्फ संवैधानिक विभाजन नहीं था कि भाई संविधान बन जा रहा है हम रहेंगे, मुस्लिम लीग का बात नहीं था, कांग्रेस का बात नहीं था, जो भी दलगत सियासत हो रहा था, ठीक है, मैंने दल दल यहाँ वहाँ यूनिस्ट पार्टी जैसे बना हुआ था, दलगत ही था। अभी बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारे, क्या है, पार्टी ही क्या है, एक दल है, क्या है, दल है। दल माने क्या होता है? समूह होता है। राजनीतिक दल बोलते हैं ना, वही दलगत है। उनके लिए यह जीवन में अनपेक्षित बदलाव का क्या था, वक्त था, जो सोचा भी नहीं होगा उन लोगों ने। 1946 से 50 के दौरान, 4 साल मैंने बताया था ना, उसके बाद भी जारी रहने वाले इन बदलाव से निपटने के लिए देखो उनको मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और सामाजिक समायोजन की क्या थी, जरूरत थी। अब एक ही चीज़ का मैंने स्त्री का लिया है, महिला का। सोचो जो महिला अपने माँ बाप से बिछड़ गई, ठीक है, पता है मेरे माँ बाप जिंदा हैं लेकिन मैं उनसे मिल नहीं पा रही हूँ, कितना टेंशन होगा उनको, होगा कि नहीं होगा? इमोशनल, साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक समायोजन, मैंने उसके आसपास के लोग उसको सपोर्ट करेंगे, भाई करेंगे कि देखो भाई अच्छा से रखेंगे। क्या ये ऐसे लोगों की संख्या कम होगी? इस मार्मिकता को समझो, होगी? नहीं होगी। बहुत सारे लोग थे, यूरोपीय महाध्वंस की तरह, मैंने जो भी होलोकास्ट हुआ उसकी तरह हमें विभाजन को सिर्फ एक राजनीतिक घटना के रूप में क्या करना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। यही यूपीएससी की खासियत, यही है निष्कर्ष तुम लोगों का, बड़ी तगड़ा निष्कर्ष मिल रहा है, ठीक है। लिखो इसको, इसको कहीं भी अप्लाई कर सकती हो, मैंने आज़ादी संबंधी जब चीज़ आएगा तो इसको लिखो। बात सिर्फ हिंदू मुस्लिम की नहीं है, ठीक है, बात सिर्फ, ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग की नहीं है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बात ये इंसानियत की है, जो उस समय, ठीक है, कई ऐसे लोग थे जिनके साथ ये समस्याएं हो रही थी। इस समस्याओं को लोगों ने लंबे समय तक क्या किया, फेस किया। बहुत सारी समस्याएं हैं, दिक्कत, बल्कि इससे गुजरने वालों द्वारा दिए गए अर्थों के जरिए भी समझना चाहिए। किसी घटना की हकीकत के स्मृति और अनुभव से ही आकार मिलता है। कोई दिक्कत? मैंने किसी घटना की हकीकत को, मैंने जो भी स्मृति, उसकी याद है, जो उसका एक्सपीरियंस है वो बताएगा, तो थोड़ा सा उसको क्या क्या माना जाता है, मैंने एकदम हकीकत है ये, भाई उस समय रहा है, देखा है, इसी बात को माना जाएगा। व्यक्तिगत स्मृतियाँ, देखो क्या है, दो जो जो एक तरह का मौखिक स्रोत है, व्यक्तिगत क्या है, स्मृतियाँ, ये भी है इंसानों के द्वारा
इसकी खूबी यह है कि हमें अनुभव और स्मृतियों को और बारीकी से समझने का क्या मिलता है, मौका मिलता है। ये तो ओवरऑल हो गया कि भाई क्या हुआ। अब प्रोसेस प्रक्रिया को बताने की कोशिश की जा रही है। मैंने व्यक्तिगत भाई उस व्यक्ति ने खुद जो अपना अनुभव था भाई उस समय क्या था, जैसे कोई हिंसा भड़का, जैसे कटहरा वाला हिंसा भड़क गया, हम लोग थे वहाँ पे, ये क्या हो गया, व्यक्तिगत स्मृतियाँ हो गया। कल्पना से पूछोगी, ज्योतिष पूछोगी तो बताएगी अपना। अगर वहाँ रहते नहीं, ठीक है, अगर मौखिक बातें दूर दूर से सुन के आ जाती, वो घटना भी ठीक है मेरे, ठीक है पापा जी कर सकते हैं, लेकिन शायद उतना ज्वलंत क्या लगेगा, सजीव नहीं लगेगा, क्योंकि वे उस पर शामिल क्या थे, नहीं थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये यहाँ पे उसी चीज़ को बताने की कोशिश कर रहा है। इससे इतिहासकारों को बंटवारे जैसी घटनाओं के दौरान लोगों के साथ क्या क्या हुआ, इस बारे में बहुरंगी और सजीव वृत्तांत लिखने की काबिलियत मिलती है। सरकारी दस्तावेजों से इस तरह की जानकारियाँ हासिल कर पाना क्या होगा, नामुमकिन होगा। सरकारी क्यों क्यों ये सब करेगा वो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोले फालतू काम है, सब झेला निकला, ठीक है अब सही से चलाएंगे। सरकारी दस्तावेज नीतिगत और दलगत मामलों तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित होते हैं। विभाजन के मैंने कह रहा है ना, सरकारी जो भी दस्तावेज होगा, नीतिगत क्या क्या नीतियाँ लाया, दलगत मामला कौन कौन सा दल लाया, कौन कौन सा सरकारी योजना, वो सब को इन्हीं सब चीज़ से क्या है फुर्सत नहीं है। आम इंसान को बातों को कहाँ रखेगा सब। विभाजन के मामले में सरकारी रिपोर्ट व फाइलों और आला सरकारी अफसरों के निजी लेखन से अंग्रेजों तथा प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के बीच भारत के भविष्य या शरणार्थियों के पुनर्वास के बारे में चलने वाली वार्ता पर तो काफ़ी क्या पड़ती है, रोशनी पड़ती है। जो भी राजनीतिक पार्टी है वो क्या क्या किया, कैसे कैबिनेट मिशन आया, कैसे चुनाव हुआ, सब पता है, लेकिन इनके बारे में पता नहीं है। लेकिन उनसे देश विभाजन के लिए सरकार द्वारा दिए गए फैसलों से प्रभावित होने वाले रोजमर्रा की हालत और अनुभव के बारे में खास पता क्या चलता है, नहीं चलता है। मौखिक इतिहास से इतिहासकारों को गरीबों और कमजोरों, मसलन अब्दुल लतीफ़ के पिता फुआ खालसा की औरत गेहूं की खाली बोरों को बेचकर 4 पैसे का जुगाड़ करके थोक भाव पर खुदरा गेहूं बेचने वाले शरणार्थियों, बिहार में बन रही सड़क पर काम के बोझ से ठीक है दोहरी जा रही एक मध्यवर्गीय बंगाली विधवा, एक पेशवा माने पेशावरी माने प्रोफेशनल जो खाली हाँ माने हाँ माने प्रोफेशनल माने वो खाली व्यापारी ही है, पेशेवर व्यापारी जिसे भारत जाकर कटक में छोटी मोटी नौकरी, ठीक है गजब का चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन जिससे यह मालूम ना था कि कटक कहाँ है, यह हिंदुस्तान के पूरे हिस्से में है या निचले हिस्से में है। बस भेज दिया गया है यहाँ पे, भाई हम आके कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता है। हम भाई थे हम, ठीक है मुस्लिम थे, हमको भेज दिया है यहाँ, हिंदुस्तान में थे हम कहाँ आ गए, पाकिस्तान में आ गए, कर रहे हैं अपना काम। हर जगह यहाँ पे पूरा मार्मिकता को देखो यहाँ पे दर्शाया गया है। पेशावर में तो हमने कभी उसके बारे में नहीं सुना। इसके अनुभव की उपेक्षा को अंधकार से निकालकर अपने विषय के किनारों की ओर फैलाने का क्या मिलता है, मौका मिलता है। अब ये जो अनुभव बोल रहा है पूरा पूरा जो अनुभव, इससे हम लोग क्या देख रहे हैं, इससे हम लोग ये देख रहे हैं कि जो भी अनुभव है, ये जो अनुभव लोगों के द्वारा जो मिल रहा है, जो उस समय उस हिंसा में जो लोग मौजूद थे उन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस था वे अब बता रहे हैं हमें, तो उससे कुछ सीखने के लिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इस प्रकार संपन्न और सुज्ञात लोगों की गतिविधियों से आगे जाते हुए विभाजन का मौखिक इतिहास ऐसे मर्दों औरतों के अनुभवों की पड़ताल करने में क्या रहा है, कामयाब रहा है। फेल नहीं हुआ है, सब लोग जिंदा थे, जिनके वजूद को अब तक क्या कर दिया जाता है, नज़रअंदाज कर दिया जाता था, सहज स्वाभाविक मान लिया जाता था कि भाई सबके साथ हुआ इसीलिए तुम्हारे साथ हुआ, या जिनका मुख्य धारा के इतिहास में बस चलते चलते जिक्र कर दिया जाता था। यह उल्लेखनीय बात है क्योंकि जो आम तौर पर हम इतिहास पढ़ते हैं उसमें आम इंसानों के जीवन और कार्यों के अक्सर पहुंच के बाहर या महत्वहीन क्या कर लिया जाता है, मान लिया जाता है। आम आदमी का यही इंसान है, कुछ लिखाता है नहीं लिखाता। देख लो, इतिहास उठा के देख लो, राजा रानी से फुर्सत नहीं मिलेगा, आम व्यक्ति का कैसे लिखा जाएगा। लेकिन अभी भूलना नहीं है, ये 20वीं सदी चल रहा है, ठीक है। अभी भी बहुत सारे इतिहासकार मौखिक इतिहास के बारे में क्या है, शंकालु है, माने शंका से युक्त है। वे कहकर इसको खारिज कर देते हैं कि मौखिक जानकारियों में सटीकता क्या होती है, नहीं होती है।
बड़ी समस्या है। मैंने उसने झूठ बोल दिया, क्या किया हम नहीं जानते हैं। और उनसे घटनाओं का जो क्रम उभरता है वह अक्सर सही क्या होता है, नहीं होता है। इतिहासकारों की दलील है कि निजी तजुर्बों की विशिष्टता के सहारे सामान्यकरण करना, यानी किसी सामान्य नतीजे पर पहुंचना क्या होता है, मुश्किल होता है। कि भाई कोई कोई भी एक व्यक्ति बोला और उसकी बात हम क्या मान लें, सही मान लें। थोड़ा सा यहाँ पे कंट्रोवर्सी है, समझने की क्या करो, कोशिश करो। नहीं समझ में आया? जैसे तुम हो भाई, तुम उस घटना के साक्षी हो। जैसे मान लो कटहर वाला कांड है, ठीक है। अब सोचो कि हम कहीं चले गए, मान लो यूरोप चल गए, अब उस घटना को हम बताए तो क्या उस घटना को वे लोग मेरी बातों को पूर्णतः मैंने मान लेंगे सही? नहीं मानेंगे। थोड़ा संशय होगा उनको। इस चीज़ को बताने की कोशिश की जा रही है कि निजी तजुर्बों को जो इतिहासकार है महत्व क्या देते हैं, नहीं देते हैं। बोलते हैं राजा महाराजा है तो भाई उसके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, इतिहासकार होते हैं, एविडेंस के रूप में वो लिखा होता है, इसीलिए उसकी महत्वता क्या है, ज़्यादा है। उनका कहना है कि इस तरह के छोटे छोटे अनुभव से मुकव्वल तस्वीर नहीं बनाई जा सकती। सिर्फ एक गवाह को गवाह नहीं माना जा सकता, एक गवाह को गवाह नहीं माना जा सकता। कोर्ट भी जल्दी नहीं मानती है, बड़ा मुश्किल होता है। उनको यह भी लगता है, समझ में आ रहा है ना, कोर्ट नहीं मानते हो ना, गवाह की संख्या जितनी अधिक है तुम्हारा केस उतना क्या बनेगा, मजबूत बनेगा। उनको यह भी लगता है कि मौखिक विवरण सतही मुद्दों से ताल्लुक़ रखते हैं और यादों में चस्पा रह जाने वाले छोटे छोटे अनुभव इतिहास की बृहत्तर प्रक्रिया का कारण ढूंढने में क्या होते हैं, अप्रासंगिक होते हैं, माने बहुत महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। भारत के विभाजन और जर्मनी के महाध्वंस जैसी घटनाओं के संदर्भ में ऐसी गवाहियों की कोई कमी नहीं होगी जिनसे पता चलता है कि उनके दरमियान अनगिनत लोगों ने कितनी तरह की और कितनी भीषण कठिनाइयों की तनाव का क्या किया, सामना किया है। भाई जैसे जर्मनी में हुआ, भारत में भी हो रहा है। इस प्रकार इनमें रुझानों की शिनाख्त करने और अफवाहों को माने अपवादों को चिन्हित करने के लिए साक्ष्यों की क्या है, भरमार है पूरी तरीके से। वही समझना है कि क्या अब जो भी यहूदियों के साथ हुआ, भारतीय पाकिस्तानियों के साथ जितना भी हुआ, हिंदू मुस्लिमों के साथ, अब हम करेंगे होलोकॉस्ट से तुलना तो बहुत हद तक ठीक है, लेकिन उनका तो अस्तित्व ही मिट गया। हमारा अस्तित्व तो फिर भी क्या है, बना तो है। देखो अभी अल्पसंख्यक है, मैंने जो लोग हैं, कौन लोग, यहूदी लोग, गिने चुने लोग हैं पूरे विश्व में। करोड़ों लोग जहाँ मारे गए हैं, सोचो उनकी क्या जनरेशन नहीं बढ़ती आगे। इसीलिए कर इस प्रकार इनमें रुझानों की शिनाख्त करने और अपवादों को चिन्हित करने के लिए साक्ष्यों की क्या है, भरमार है। मौखिक या लिखित बयानों की तुलना करके उनसे निकलने वाले नतीजों को दूसरे स्रोतों से मिलाकर देखने और आंतरिक अंतर्विरोधों के बारे में चौकस रहते हुए इतिहासकार किसी भी दिए गए साक्ष्य की विश्वसनीयता को क्या करते हैं, तौल सकते हैं। भाई एक ने दिया, दूसरे से पूछ लो, तीसरे से पूछ लो, क्या दिक्कत है। इतिहास करते हैं कि नहीं करते हैं। इसके अलावा वैसे भी अगर इतिहास में साधारण व कमज़ोरों के वजूद को जगह देनी होती तो यह कहने में कोई हर्ज नहीं है कि बंटवारे का मौखिक इतिहास केवल सतही मुद्दों से संबंधित क्या है, नहीं है। विभाजन का अनुभव पूरी कहानी का इस कदर केंद्रीय हिस्सा है कि अन्य स्रोतों की जांच करने के लिए मौखिक स्रोतों तथा मौखिक स्रोतों की जांच करने के लिए अन्य स्रोतों का इस्तेमाल ही क्या करना चाहिए, किया जाना चाहिए। मैंने ये नहीं कि भाई मौखिक स्रोत है तो उसको सही मान लो, और भी ले सकते हो। कोई लंबा समय थोड़े बीत गया है कि भाई 500 साल हो गया, 1000 साल हो गया, जितना भी स्रोत चाहिए सब ले लो। जब भाई हमें रौलेट टेक्ट का, जब जालियांवाला बाग कांड का, जब हत्याकांड का जब स्रोत मिल सकता है, अभी भी दीवारों में गोलियां लगी है, तो उसके बाद हुआ है, 25 साल 27 साल बाद हुआ है, 1947 में हुआ है। क्या उसके जो एविडेंस साक्ष्यों का नहीं मिलेगा। अलग अलग तरह के सवाल के जवाब ढूंढने के लिए अलग अलग तरह के स्रोतों को भी क्या करना होगा, ढूंढना ही होगा। मिसाल के तौर पर सरकारी रिपोर्टों समय भारतीय और पाकिस्तान सरकारों द्वारा बरामद की गई औरतों की अदला बदली और तादाद का पता तो चल जाता है, ठीक है, लेकिन उन औरत ने भोगा क्या, उन पर क्या कुछ बीती, इसका जवाब सिर्फ ये औरतें ही क्या कर सकती है। मीडिया वाले आ जाते हैं। अब एक आध अगर ऐसा कोई निकल जाए तो मीडिया वाले समझो घेर लेगा सब उसको। मीडिया वाला अपने चैनल से चलाने में क्या हो जाएगा, लग जाएगा। ठीक है, जैसे आई थी गीता, हाँ नाम है गीता बसरा, ठीक है, गीता
आई कि नहीं एकदम मैंने बसरा नहीं थी, गीता ही नाम था, ठीक है, बसरा नाम नहीं था, गीता मैडम। गीता नाम था। पूरा मीडिया वालों ने दिन रात इसको क्या किया, दिखाया। इतने इसके माता पिता लोग क्या हो गए, लेने के लिए चले गए, किसी को पहचानने से इनकार कर दी। खैर, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था, ठीक है। लास्ट का जो पोर्शन है इसको समझना है, समझने वाला पोर्शन है कि भाई जो भी चीज़ है, क्योंकि मैंने बता दिया है कि यहाँ से प्रश्न बन सकता है और बनेगा तो बहुत सावधानी से जवाब देना पड़ेगा कि हमेशा विभाजन को लेकर देखा जाता है, ठीक है। एक लाइन में निकल जाता है यहाँ पे कि विभाजन हुआ, हिंदू मुस्लिम, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, सिखों की बात आएगी। लेकिन इस विभाजन में मैं तुम्हें उस आम लोगों की जो भावनाएं हैं, उन आम लोगों के साथ क्या हुआ, इसकी मार्मिकता को मैंने बहुत लगभग 3-4 पेज में क्या किया गया है, बताया है। बहुत सारी घटनाओं को दिखाया गया है ताकि इससे तुम समझ सको कि देखो, जब भी कोई हिंसा भड़कती है, जब भी कोई बड़ी घटनाएं होती हैं, तो आम लोगों को कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। लेकिन आगे चल के उन आम लोगों की परेशानियों को ध्यान में रखते मैंने लगभग सरकार के द्वारा, लोगों के द्वारा ऐसा कुछ किया नहीं जाता है, छोड़ दिया जाता है, उसको हँसी में धकेल दिया जाता है। चलो भाई, हुआ होगा उसके साथ, जाने हो। या फिर अगर उसके साथ हुआ तो मेरे साथ भी तो हुआ है। मैंने सरकार क्या कर दी, इग्नोर मार देती है। अब समझना है सरकार के पास भी क्या है, मजबूरी है। अब वो पीछे की बातों को लेकर रोए या फिर उन पीछे की बातों को सीख से अपने आने वाला जो कल है उसको बेहतर बनाए। दोनों ही सरकारों के पास क्या थी, यही समस्याएं थी, चाहे पाकिस्तान को बोलो, चाहे चाहे वो भारत को बोलो। पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश था उस समय, ठीक है, पूर्वी बंगाल था वो, पूर्वी पाकिस्तान था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सरकार के पास भी चैलेंज है, समस्या यही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे उनको जगह मिलना चाहिए, दिखाना चाहिए, ठीक है। और इसमें अभी भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग क्या होंगे, अभी भी लोग भूले होंगे, अब तो मर भी गए होंगे कितने लोग, ठीक है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अभी कितने लोग क्या हो गए, मर भी गए होंगे, 72-73 साल हो गया। जो नहीं मरा होगा एकदम क्या हो गया होगा, बूढ़ा हो गया होगा। इसीलिए भारत में जो कंसेप्ट था, अच्छा कॉन्सेप्ट था। खैर, आओ यहाँ पे। लेकिन हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि बंटवारे के बारे में मौखिक बहरें खुद ब खुद व आसानी से उपलब्ध क्या होते, नहीं होते। उन्हें साक्षात्कार के जरिए ही हासिल किया जा सकता है। इंटरव्यू लिया जाएगा ना, बताया जाएगा कैसे भाई होता है। और साक्षात्कार में भी लोगों के दर्द, एहसास और सूझबूझ से काम लेना पड़ता है, नहीं करना पड़ेगा। लोग क्या हो जाएंगे, भावुक हो जाएंगे, जैसे भारत मूवी में दिखाया गया है, इमोशनल सेंटीमेंट को दिखाया गया है। लोग सामने देखते हैं तो एकदम मैंने लोगों के आंख में आंसू आ जाता है कि देखो क्या हुआ है इनके साथ। इस सिलसिले में सबसे पहले मुश्किल यही होती है कि मुमकिन है कि इन अनुभवों से गुजरने वाले निहायत निजी आप बीती के बारे में बात करने को राजी ना हो कि भाई छोड़ो, हटाने दो, जो बीत गया है बात नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर कोई ऐसी औरत किसी अजनबी के सामने अपने खौफनाक अनुभव को कैसे बेपर्दा कर देगी। मीडिया वाला लिया ने बोला कितना लोगों ने तुम्हारा रेप किया, कहाँ कहाँ तुमको टच किया, बोल पाएगी वो? इस मार्मिकता को समझो। देखो कैसे बेपर्दा कर देगी, जिसका बलात्कार किया गया था। साक्षात्कार लेने वालों को किसी की एकदम निजी पीड़ा और सदमे में झांकने से आमतौर पर क्या करना चाहिए, परहेज करना चाहिए। अब ये वार्निंग दे रहा है, मीडिया वाले बड़ा करते हैं इसे ना। उन्हें पीड़ित महिला से सघन और उपयोगी जानकारी हासिल करने के लिए आत्मीय संबंध क्या करना चाहिए, विकसित करना चाहिए। ये नहीं कि भाई अचानक चल गया माइक लेके, मेरा अधिकार है बताओ सच, ऐसा होगा? जब भी कोई घटना होती है, देखो यहीं निर्भया कांड हुआ, ये हाथरस वाला कांड हुआ, समझ में आ रहा है? तो वहाँ पे एक ऑफिसर जाएगा, जज जाएगी, निर्भया कांड में बड़ा अच्छे से दिखाया गया। जज उसका क्या करने के लिए, स्टेटमेंट लेने के लिए गई, कितना मैंने प्यार से उसको बेटी बेटी करके बोल रही थी। मैंने उसको लगना चाहिए कि मैंने हमारे लिए कर रही है। मीडिया वाले ऐसे कर पाएंगे? इसीलिए मीडिया वालों को क्या रखा जाता है, दूर रखा जाता है भाई, कि ठीक है आना नहीं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बड़ी समस्या होती है उनको भाई, मैंने मीडिया वाले किसी की सगे नहीं है, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। भाई अपना एक न्यूज़ चैनल के लिए उनको मैंने ये है कि भाई एक न्यूज़ चैनल, हम ऐसा न्यूज़ चैनल दिखा दे, भाई ऐसा न्यूज़ मेरे सामने आ जाए कि एक ही न्यूज़ से भाई हम लाख रुपये कमा लें। उनका ही कॉन्सेप्ट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमेशा वो थोड़ा एकदम देखना, एकदम मैंने क्या बोलते हैं कि एकदम खब टनाटन खबरों को दिखाने क्या करते हैं, कोशिश करते हैं।
ठीक है। इसके बाद याददाश्त की समस्या आती है, सो अलग। किसी घटना के बारे में कुछ दशक बाद जब बात की जाती है तो लोग क्या याद रखते हैं या भूल जाते हैं, आंशिक रूप से इस पर निर्भर करता है कि बीच के सालों में उसका अनुभव किस तरह का रहा है। कि भाई अगर किसी के साथ बहुत खतरनाक घटना हुआ, बेकार घटना हुआ, हो सकता है कि आगे चल कर उसका लाइफ क्या हो गया होगा, अच्छा हो गया गदर मूवी टाइप का, बड़ा झेली, लेकिन भाई अच्छा हो गया उसका लाइफ, तो थोड़ा सा गम को भुलाने का मौका मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। तो अब उससे अगर कोई बात पूछोगे तो इतनी आसानी से उसका पेट से निकलेगा? नहीं निकलेगा। इस दौरान उनके समुदाय और राष्ट्रों के साथ क्या हुआ है? मौखिक इतिहासकारों को विभाजन के वास्तविक अनुभवों का निर्मित स्मृतियों के जाल से बाहर निकालने का चुनौतीपूर्ण काम भी क्या करना पड़ता है। जो भी इतिहासकार लिखने वाले हैं, सोचो 10 लोगों से इंटरव्यू लिया, गांव में गए, पता है कि फला 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 ये आदमी, वो गांव, ये गांव, गए घूमे फिरे, उनका इंटरव्यू लिए किए। अब सबको तुमको क्या करना है? लिखना है। ये चैलेंज है कि नहीं है? निष्कर्षतः विभाजन एक समग्र वृत्तांत बुनने के लिए बहुत तरह के स्रोतों का इस्तेमाल करना क्या है? जरूरी है। कह रहा है यहाँ पे एक स्रोत नहीं, बहुत तरह का, ताकि हम उसे घटना के साथ साथ एक प्रक्रिया के रूप में भी देख सकें और उन लोगों के अनुभव को समझ सकें जो उसे स्याह खौफनाक दौर से क्या कर रहे थे, देखो यहाँ पे बूढ़ी माँ कैसे सब क्या कर रहा है, दो दो श्रवण कुमार बनने का नहीं बन गया है, कैसे सब लात के ले जा रहा है। कैसे सब छोड़ देंगे बताओ? मरने के बाद आदमी ठीक है छोड़ सकता है, जिंदा रहते समय कैसे कोई छोड़ देगा? क्या दिखाई दे रहा है? मैंने कुछ इंसानियत दिख रहा है, जग रहा है? यही है। कोई दिक्कत? तो बहुत ही अच्छा से इस टॉपिक को कवर किया गया है, ठीक है। और ये आज का जो पढ़ाया है, ठीक है, उसको रटने की मत कोशिश करो, इसको समझो, ठीक है। पीटी से भी यहाँ मेरे ख्याल से प्रश्न एकदम नहीं के बराबर बनेगा, जहाँ तक मुझे ध्यान है, देखा तो नहीं है, ठीक है, लेकिन जहाँ तक मुझे ध्यान है नहीं बनेगा। लेकिन अभी इसका मतलब ये नहीं, लेकिन मेंस के लिए एकदम डेफिनेटली इसको देखो। यहाँ तुमको पूरा का पूरा ह्यूमनिटी का सब्जेक्ट, यहाँ पूरा खुल के तुमको अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का क्या है? मौका मिलता है। अब इसको कितना बेहतरीन तरीके से व्यक्त करती हो, ठीक है, यही तुमको नंबर दिलाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से, ठीक है, देखो। कोई दिक्कत? और क्या किया जाए? अब शुरू किया जाए दूसरा टॉपिक? हाँ,